Hello everyone, welcome to Stats 1 Week 9. Let's start with a new topic, random variable. So let's try to understand random variable होता क्या है. एक इवेंट को देखो. इवेंट कहता है तुमने एक डाइस को 2 बार रोल करा. तो हम ऑलरेडी जानते हैं कैसा सैम्पल स्पेस बनेगा. इसका सैम्पल स्पेस कुछ ऐसा दिखेगा 1,1, 1,2 और ये कब तक चलता रहेगा अप टू 6,6. तो ये सेम सैम्पल स्पेस नीचे मैंने बना दिया है. फिर से बोल रही हूँ, इवेंट क्या था, तुमने एक डाइस को 2 बार रोल करा है. सैम्पल स्पेस हमारे सामने है. नाउ आई एम सेइंग कोई वेरिएबल है, कोई रैंडम वेरिएबल है x नाम का, जिसमें मैं क्या स्टोर कर रही हूँ. आई एम स्टोरिंग ऑल द वैल्यूज वेयर जो भी मेरे पेयर्स हैं उनका सम इज इक्वल्स टू 7. ये मैंने क्या बोला समझा देती हूँ. इधर देखो, आई हैव डिफाइंड अ रैंडम वेरिएबल. कुछ भी नहीं है, इट्स अ सिंपल वेरिएबल. कैसे डिनोट होता है, हमेशा कैपिटल लेटर से डिनोट होता है. x यूज करो, y यूज करो, z यूज करो, तुम्हारी मर्जी. सो रैंडम वेरिएबल इट्स जस्ट अ वेरिएबल, कैपिटल लेटर से डिनोट होता है. क्या यूज करते हैं हम इसका, आसान भाषा में बोलूं तो इसमें ना वैल्यू स्टोर कर रहे हैं. अच्छा, तो मैंने क्या बोला, इसमें मैं वो सारी वैल्यू स्टोर करूंगी, इसमें वो सारे पेयर्स को स्टोर करूंगी जिनका सम कितना आ रहा है, जिनका सम 7 आ रहा है. अब तुम हर पेयर को चेक करो. 1,1, क्या 1+1 7 होता है? नहीं, 1+1 तो 2 होता है. तो मेरे रैंडम वेरिएबल में 1,1 नहीं लिखेंगे. फिर अगला चेक करो 1,2, इसका सम तो 3 होता है. मुझे क्या चाहिए, मुझे तो 7 चाहिए. तो ऐसे कौन से पेयर्स है जिनका सम 7 आता है, वो है 1,6, 2,5, 3,4 एंड सो ऑन. देखो यहाँ पे मैंने ऑलरेडी मेंशन कर रखे हैं. लुक हेयर, 1,6, 2,5, 3,4, 4,3, 5,2 एंड 6,1. तो ये क्या है, x एक रैंडम वेरिएबल है. रैंडम वेरिएबल को कैपिटल लेटर से डिनोट करते हैं. काम क्या होता है इसका, इधर पढ़ो. इट्स अ वे टू असाइन नंबर ऑफ आउटकम्स ऑफ अ रैंडम इवेंट. इवेंट क्या था मेरा, डाइस को 2 बार रोल करा. मुझे क्या चाहिए, वो पेयर्स चाहिए जिनका सम कितना आ रहा है, जिनका सम 7 आ रहा है. तो मैंने रैंडम वेरिएबल्स में वो सारे आउटकम्स को स्टोर कर लिया. उन सब आउटकम्स को असाइन करने के लिए एक वेरिएबल यूज करा जिसका नाम x है. x कौन है, x इज अ रैंडम वेरिएबल. ओके, सो लेट्स लुक एट दिस. इधर समझो जरा. x denotes the sum of outcomes. यहाँ पे पढ़ रही हूँ मैं this. x denotes the sum of outcomes. तो ये क्या कर रहे हैं, एक रैंडम वेरिएबल इन्होंने फिर से लिया है, अदर रैंडम वेरिएबल जिसका नाम है x. और x क्या स्टोर कर रहा है, सम ऑफ आउटकम्स. डाइस को 2 बार रोल करोगे तो ये सैंपल स्पेस बनेगा तुम्हारा. तो x क्या कर रहा है, उन सबके सम को स्टोर कर रहा है. एंड y क्या कर रहा है, y डिनोट्स लेसर ऑफ 2 आउटकम्स. अब समझो लेसर ऑफ 2 आउटकम्स का मतलब क्या होता है. डाइस को रोल करने पे पहला इवेंट, पहला आउटकम लेट्स से 1,1 आया है. 1,1 लेसर ऑफ 2 आउटकम्स का मीनिंग है, इधर देखो 2,5, इन दोनों में से छोटा कौन है, इन दोनों में से छोटा 2 है. तो 2 इज द लेसर ऑफ 2 आउटकम्स. तो y कौन सी वैल्यू स्टोर करेगा, y विल स्टोर द वैल्यू 2. अब जैसे 6,5 है, 6,5 में लेसर ऑफ 2 आउटकम्स कौन है, इट इज 5. तो y कौन सी वैल्यू स्टोर करेगा, 5. अब डुप्लेट्स का केस, डुप्लेट्स कौन होते हैं, इधर भी 1, इधर भी 1, इधर भी 2, इधर भी 2. ये होते हैं डुप्लेट्स, जब वैल्यू रिपीट हो रही है 2 बार. सो डुप्लेट्स लाइक 1,1, 2,2, 3,3, 4,4 एंड सो ऑन. इन सब में लेसर ऑफ 2 आउटकम्स क्या होता है, इट इज द नंबर इटसेल्फ. क्योंकि 1 और 1 ना ही कोई बड़ा है ना ही कोई छोटा है, तो हम बोलते हैं इधर लेसर ऑफ 2 आउटकम्स भी 1 है. अगर क्वेश्चन बोले ग्रेटर ऑफ 2 आउटकम्स, ग्रेटर ऑफ 2 आउटकम्स मतलब दोनों में से बड़ी वैल्यू. 2,2 में बड़ी वैल्यू कौन है, कोई भी नहीं. तो आप बोलोगे इधर ग्रेटर ऑफ 2 आउटकम्स भी इज इक्वल टू 2 एंड लेसर ऑफ 2 आउटकम्स इज ऑल्सो 2. इधर जरा वापस 2,5 के एग्जाम्पल पे आते हैं. हमने लेसर ऑफ 2 आउटकम्स की बात कर लिया. अब हम समझ चुके हैं लेसर ऑफ 2 आउटकम्स क्या होता है. जो भी छोटी वैल्यू होती है दैट इज द लेसर ऑफ 2 आउटकम्स. ग्रेटर ऑफ 2 आउटकम्स क्या होगा, दोनों आउटकम्स में से बड़ी वैल्यू, दैट इज 5. सो 5 इज द ग्रेटर ऑफ 2 आउटकम्स. ओके, सो हमने यहाँ पे वी हैव स्पेंड एनफ टाइम ऑन अंडरस्टैंडिंग व्हाट द टर्म्स मीन. अब वापस क्वेश्चन पे आ जाते हैं. सो क्वेश्चन ने बोला है x स्टोर करेगा सबका सम और y स्टोर करेगा छोटी वैल्यू. जैसे 1,1 है तो x में क्या स्टोर होगा, 1+1 दैट इज 2. y में क्या स्टोर होगा, छोटी वैल्यू दैट इज 1 इटसेल्फ. 1,2 को देखो, एक सेकेंड, 1,2 को देखो, x में क्या स्टोर होगा, उनका सम. सो उसने स्टोर कर दिया, 1+2 इज 3. y में क्या स्टोर होगा, उसमें से छोटी वैल्यू, जिसमें से छोटी वैल्यू क्या है हमारी 1. तो y में 1 स्टोर हो गया. अगर तुम इस पूरी टेबल को इफ यू लुक एट इट वंस यू विल सी कि बस सेम काम हो रहा है. हर इवेंट को हमने
विजिट करा, मैंने देखा 3,1 में छोटा कौन है, उसमें छोटा है 1, तो y में 1 की वैल्यू स्टोर हो गई। इनका सम कौन है, इनका सम है 4, तो x में 4 स्टोर हो गया। समझ गए कैसे बनी है ये टेबल? चलो अब यहाँ पे लुक है, कह रहा है x कौन कौन सी वैल्यूज ले सकता है। खुद सोचो, ये तुम्हारा सैंपल स्पेस है और तुम पेयर्स में सबको प्लस करते जा रहे हो, तो सबसे छोटी वैल्यू x क्या ले सकता है? सबसे छोटी वैल्यू 1,1 से ये आएगी, 1 + 1 = 2। x दैट इज द सम ऑफ आउटकम्स, सबसे छोटी वैल्यू वो 2 ले सकता है। ओके, व्हाट आर द अदर वैल्यूज x कैन टेक? 3 ले लेगा, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 2 से लेके 12 तक सारी वैल्यूज ले सकता है। यस, 2 से लेके 12 तक x कोई भी वैल्यू को टेक कर सकता है। ओके, अब मैंने इधर लिखा रेलेवेंट इवेंट। व्हाट डू आई मीन बाय रेलेवेंट इवेंट? मेरा मतलब है x की वैल्यू जब 2 आएगी तो ये कितने पॉसिबल इवेंट्स में, कितने पॉसिबल आउटकम्स में, इधर एक से अच्छा हम लिख सकते हैं आउटकम। ओके, सो x की वैल्यू 2 आने के ऐसे कितने आउटकम्स है पूरे सैंपल स्पेस में? ऐसा सिर्फ एक ही आउटकम है एंड दैट इज 1,1। पूरा सैंपल स्पेस देख लो, कोई भी दूसरा पेयर ऐसा नहीं लिख लेगा जिसका सम 2 आएगा। इधर देखो, लेट्स लुक एट 4। सो आई एम आस्किंग, जब x की वैल्यू 4 है, व्हाट डू आई मीन बाय x की वैल्यू 4 होना? दैट मीन्स किसी भी आउटकम का सम कितना आ रहा है? सम आ रहा है 4, क्योंकि x वही तो स्टोर कर रहा है, x इज स्टोरिंग द सम। ठीक है, सो माय क्वेश्चन इज, जब x की वैल्यू 4 आ रही है तो मेरे पास ऐसे कितने फेवरेबल आउटकम्स है, मेरे सैंपल स्पेस में ऐसे कितने रेलेवेंट आउटकम्स है? तो तुम उन पेयर्स को ढूंढ लोगे जिनका सम कितना आ रहा है, जिनका सम 4 आ रहा है। एग्जाम्पल देखो, मतलब एग्जाम्पल तो है नहीं है, इधर देखो 1,3, हाँ जी 1 + 3 4 होता है, 2,2 2 + 2 4 होता है, 3,1 अगेन देयर सम इज 4। तो अब हम समझ गए ये मैंने क्या टेबल बनाई है। सी स्लोली विल मूव ऑन टू द क्वेश्चंस। अभी सिर्फ थ्योरी पढ़ रहे हैं तो वैसे समझ लो इवेंट कैसे डिफाइन करा मैंने। एक रैंडम वेरिएबल बोला जिसका काम क्या है, वो क्या डिनोट करता है, सम ऑफ द 2 आउटकम्स। फिर मैंने एक टेबल बनाई, सारे इवेंट्स लिखे, उसके सामने x वेरिएबल में सारे वैल्यू स्टोर करी। अलग से टेबल बनाई जिसमें मैंने बोला x अगर 2 वैल्यू लेगा, अगर x की वैल्यू 2 आएगी तो उसमें कौन से आउटकम्स काउंट करूंगी मैं। अगर x की वैल्यू 12 आएगी तो उसमें कौन से आउटकम्स काउंट करूंगी मैं। x की वैल्यू 12 मतलब दोनों वैल्यूज का सम 12 आया है, तो ये सिर्फ एक ही केस में पॉसिबल है एंड दैट इज 6,6। अब इधर देखो साइड में मैंने लिखा है प्रोबेबिलिटी। कैन यू टेल मी द प्रोबेबिलिटी ऑफ x की वैल्यू 2 आना? दूसरे शब्दों में बोलूं, देखो ये क्वेश्चन तुम ऑलरेडी कर रखे हो, तो फेमिलियर वर्ड्स में इसको फ्रेज करती हूँ। व्हाट डू आई मीन बाय दिस? कैन यू टेल मी द प्रोबेबिलिटी ऑफ सम ऑफ आउटकम्स बीइंग इक्वल टू 2? x की वैल्यू कितनी है? x की वैल्यू 2 है, तो मैंने वही तो पूछा है, प्रोबेबिलिटी बताओ कि आउटकम्स का सम 2 आ रहा है। सिंपल फॉर्मूला, टोटल आउटकम्स कितने हैं? टोटल हमारे पास 36 का सैंपल स्पेस है। फेवरेबल कितने इवेंट्स है? फेवरेबल सिर्फ एक ही आउटकम है एंड दैट इज ओनली वन आउटकम, 1,1। Similarly, I can find the probability for x की वैल्यू इक्वल्स टू 5। What do I mean by x की वैल्यू 5 के बराबर है? I mean कि ये वो सारे पेयर्स है जिनका सम 5 आ रहा है। कौन है ऐसे पेयर्स जिनका सम 5 आ रहा है? 1,4, 2,3, 3,2 एंड 4,1। सो सेम काम करोगे, सैंपल स्पेस 36 एलिमेंट्स का है। फेवरेबल कितने हैं? 1, 2, 3 एंड 4। फेवरेबल कितने हैं? 4। सो ये तुम्हारी प्रोबेबिलिटी आ गई फॉर x की वैल्यू इक्वल्स टू 5। समझ गए हम रैंडम इवेंट क्या होता है? अब नीचे पढ़ो, y denotes the lesser of 2 outcomes। y is an entirely new random variable। ये कोई अलग ही वेरिएबल है और ये क्या स्टोर कर रहा है? ये उन आउटकम्स को स्टोर कर रहा है। y stores the lesser of, अच्छा it is storing the lesser of 2 outcomes। ओ जैसे 3,5 है, 3,5 में लेसर ऑफ 2 आउटकम्स कौन है? इट इज 3, तो y में 3 की वैल्यू स्टोर हो जाएगी। तो तुम सिमिलर टेबल y के लिए भी बना सकते हो। इफ आई आस्क यू व्हाट आर द ऑल पॉसिबल वैल्यूज दैट y कैन स्टोर, y में पूरा बता दो, y में कौन कौन सी वैल्यू स्टोर हो सकती है? y 1 की वैल्यू स्टोर कर सकता है, 2, 3, 4, 5, 6। एनी अदर पॉसिबल वैल्यू फॉर y? नहीं, डाइस में होते ही 6 नंबर है तो वो तो सिर्फ यही 6 वैल्यूज ले सकता है। अच्छा, जैसे यहाँ पे देखो 1,3 के केस में लेसर ऑफ 2 आउटकम्स कौन है? इट इज 1, तो y 1 की वैल्यू भी स्टोर कर सकता है। इधर देखो 2,3 के केस में लेसर ऑफ 2 आउटकम्स इज 2, तो y 2 की वैल्यू भी स्टोर कर सकता है। इधर देखो
3,4 में लेसर ऑफ 2 आउटकम्स इज 3, तो y 3 की वैल्यू भी स्टोर कर सकता है एंड सो ऑन. अब हम समझ गए होंगे व्हाट डू आई मीन बाय ऑल पॉसिबल वैल्यूज ऑफ y. ठीक है, तो चलो वी हैव, लेट्स स्क्रॉल डाउन. एक दूसरा इवेंट डिफाइन करते हैं एंड दैट इज तुमने एक कॉइन को 3 बार टॉस करा, या फिर यू हैव 3 कॉइन्स एंड यू आर टॉसिंग ऑल ऑफ देम. तो सैंपल स्पेस क्या बनेगा, ऑलरेडी पढ़ के आ रखी है. सैंपल स्पेस ऐसा दिखेगा, हेड्स हेड्स हेड्स, दैट मीन्स तीनों पे हेड्स आया, या फिर फर्स्ट 2 पे हेड्स आया, लास्ट पे टेल्स, फर्स्ट पे हेड्स, दूसरे पे टेल्स, तीसरे पे हेड्स. ये हम ऑलरेडी जानते हैं, इसको हम वापस रिविजिट नहीं करेंगे. चलो लेट्स सी क्या इवेंट डिफाइन करा है, क्या रैंडम वेरिएबल में स्टोर हो रहा है. x स्टोर्स द नंबर ऑफ हेड्स दैट अपीयर्स. x क्या स्टोर कर रहा है, द नंबर ऑफ हेड्स दैट अपीयर्स. तो x कितनी पॉसिबल वैल्यूज ले सकता है, या तो एक भी हेड्स नहीं आया तो x की वैल्यू 0, या फिर सिर्फ एक हेड्स आया x की वैल्यू 1, या फिर 2 हेड्स आए तो x की वैल्यू 2, या फिर तीनों बारी हेड्स आ गया तो x की वैल्यू 3. एक एक करके मैं दिखा भी देती हूँ. इधर देखो, h h h, x में क्या स्टोर करोगे, x में 3 स्टोर करोगे, क्यों, तीनों बार हेड्स आया है. h h t, x में क्या स्टोर करोगे, 2 स्टोर करोगे, बिकॉज व्हाट इज x स्टोरिंग, इट इज स्टोरिंग द नंबर ऑफ हेड्स. अब देखो t t t, हेड्स दिख रहा है, नहीं दिख रहा, तो यहाँ पे h की वैल्यू कितनी हो जाएगी, हम x में 0 स्टोर करेंगे. हेड्स नजर ही नहीं आ रहा ना, और x तो वही काउंट कर रहा है कि कितने हेड्स आ रहे हैं मेरे आउटकम में. समझ गए, x एक रैंडम वेरिएबल है दैट इज स्टोरिंग द नंबर ऑफ हेड्स. अभी बहुत बेसिक लेवल पे चल रहे हैं, जिसे ऑलरेडी रैंडम वेरिएबल का आइडिया है. दे कैन स्किप दिस पार्ट बिकॉज दिस लेक्चर इज फ्रॉम, वी आर स्टार्टिंग फ्रॉम ग्राउंड जीरो, एकदम जीरो से स्टार्ट कर रहे हैं. सो विल नॉट रश इट हेयर. क्वेश्चंस एक एंटायरली न्यू सेगमेंट में कवर होंगे. ओके, एक दूसरा रैंडम वेरिएबल है y नाम का. दिस इज एन एंटायरली न्यू रैंडम वेरिएबल. इसका x से कोई लेना देना नहीं है. y क्या स्टोर कर रहा है, विच टॉस रिजल्ट्स इन हेड्स फर्स्ट. y उन टॉसेस को स्टोर कर रहा है जहां पे हेड्स फर्स्ट आ रहा है. तो इधर देखो h h h, हाँ जी, हेड्स पहले नंबर पे आ गया तो उसने 1 स्टोर कर लिया. h h t, अगेन हेड्स पहले नंबर पे आ गया तो उसने फिर फर्स्ट पोजीशन स्टोर कर लिया. h t h, अगेन हेड्स फर्स्ट नंबर पे दिख रहा है तो उसने 1 स्टोर कर लिया. t h h, देखो हेड्स कहाँ दिख रहा है मुझे, सबसे पहली बार मुझे सेकेंड पोजीशन पे दिख रहा है तो उसने y में वैल्यू 2 स्टोर हो गई. हम समझ गए y क्या कर रहा है. सो y इज बेसिकली रिकॉर्डिंग द पोजीशन जहां पे मुझे हेड्स पहली बार दिख रहा है. देखो t t t, हेड्स कहीं दिख रहा है, नहीं दिख रहा, तो मैंने क्या लिखा है कि क्या लिख, NIL, नील, वैल्यू ही अवेलेबल नहीं है. देखो इसे तुम 0 भी लिख सकते थे. अब मैं समझाती हूँ इधर 0 क्यों नहीं लिखा. हम जानते हैं कि स्टैट्स में 0 की अपनी वैल्यू होती है. 0 ऐसा नहीं है कि कुछ भी नहीं है तो उधर हम 0 लिख देंगे, नो. हमने नील क्यों लिखा, हमने ऐसा क्यों लिखा है कि डेटा अवेलेबल नहीं है, हेड्स ही नहीं आया. इफ यू राइट 0 दैट मीन्स हेड्स 0th पोजिशन पे विजिबल आ रहा है. सो जब भी हम फ्यूचर में हम देखेंगे, इधर वील राइट, व्हेन वील डिफाइन इट एज 0, यू हैव टू एक्सप्लेन कि 0 का मतलब ये है हेड्स इधर नजर ही नहीं आ रहा है. क्योंकि अगर तुम y में 0 वैल्यू स्टोर करोगे ना, सो इन स्टैट्स हम ये भी इंटरप्रेट कर सकते हैं दैट हेड्स इज अपियरिंग एट द 0th पोजिशन ऑफ माई आउटकम, विच इज नॉट ट्रू. सो हमें स्पेसिफाई करना पड़ेगा व्हाट डू आई मीन बाय 0. 0 से मेरा मतलब ये है कि हेड्स इधर दिख ही नहीं रहा, हेड्स कहीं आ ही नहीं रहा. इस टेबल को देखो, देखो x क्या वैल्यूज ले सकता है, 0 वैल्यू ले लेगा, हेड्स आया ही नहीं. दैट मीन्स इन द आउटकम ऑफ t t t हेड्स आया ही नहीं. रेलेवेंट इवेंट तो एक ही होगा ना, बाकी सब में तो हेड्स नजर आ रहा है. ठीक है, दूसरी वैल्यू क्या ले सकता है x, 1 वैल्यू ले सकता है, सिर्फ एक ही बार हेड्स नजर आ रहा है. इधर देखो 1 1 1, एक ही बार हेड्स नजर आ रहा है. x कैन ऑल्सो टेक द वैल्यू ऑफ 2, दैट मीन्स हेड्स कितनी बार, x क्या काउंट कर रहा है, x इज काउंटिंग द नंबर ऑफ हेड्स. तो इधर वो सारे आउटकम्स आ जाएंगे जहां पे हेड्स कितने हैं, देयर आर ओनली 2 हेड्स, जैसे h h t, h t h एंड t h h. x 3 की वैल्यू भी ले सकता है, दैट मीन्स मेरे आउटकम में हेड्स कितनी बार नजर आ रहा है, हेड्स 3 बार नजर आ रहा है. और ऐसा सिर्फ एक ही आउटकम है, दैट इज h h एंड h. इसकी भी प्रोबेबिलिटी निकाल सकते हो. कैन यू टेल मी द प्रोबेबिलिटी ऑफ x की वैल्यू 0. अभी इसको मैंने अच्छे से नहीं लिखा है, समझा देती हूँ व्हाट डू आई मीन बाय दिस. प्रोबेबिलिटी बताओ कि मेरा रैंडम वेरिएबल x वो 0th वैल्यू ले. x की वैल्यू 0 कब आ रही है, व्हाट डू यू मीन बाय x की वैल्यू 0.
एक्स की वैल्यू 0 होने का मतलब आउटकम में एक भी हेड्स नजर नहीं आ रहा, आउटकम में एक भी हेड्स नजर नहीं आ रहा। तो ये कब हो रहा है? ये सिर्फ एक ही इवेंट में हो रहा है, एंड दैट इज टी टी एंड टी। काउंट करो कितने आउटकम्स है, 1 2 3 4 5 6 7 8। देयर आर 3 आउटकम्स। वैसे तो इसे हम काउंट नहीं करना चाहिए, इसका फॉर्मूला होता है दैट इज 2 to the power n। सो यू हैव अ कॉइन, कॉइन में दो आउटकम्स हो सकते हैं, या तो हेड्स या तो टेल्स। एन कौन है? एन इज द नंबर ऑफ कॉइन्स दैट यू आर टॉसिंग। यहाँ पे मैं 3 कॉइन्स टॉस कर रही हूँ, तो ये 2 क्यूब हो जाएगा, विच इज अगेन 8। तो टोटल आउटकम्स कितने हैं तुम्हारे पास? टोटल आउटकम्स आर 8। ये मैंने किसकी प्रोबेबिलिटी निकाली है? ये मैंने प्रोबेबिलिटी कैलकुलेट करी है फॉर द इवेंट जब x क्या वैल्यू ले रहा है, x इज टेकिंग द वैल्यू 0। व्हाट आर माय फेवरेबल इवेंट्स? देयर इज ओनली वन फेवरेबल इवेंट्स, और जो कि मैंने सामने लिख रखा है। टोटल आउटकम्स कितने? टोटल आउटकम्स देयर आर 8 टोटल आउटकम्स। ओके, दूसरा क्वेश्चन पूछती हूँ, कैन यू टेल मी द प्रोबेबिलिटी ऑफ x टेकिंग अप द वैल्यू ऑफ 2? व्हाट डू आई मीन बाय दिस? x की वैल्यू 2 आना, इसका मतलब क्या है? इसका ये मतलब है कि मेरा वो आउटकम्स काउंट कर रही हूं मैं, ये वो सारे फेवरेबल आउटकम्स है जहां पे 2 हेड्स आर अपियरिंग। देखो कभी भी तुम बीच में कंफ्यूज हो जाते हो, रिविजिट करो ना क्वेश्चन को। x स्टोर क्या कर रहा है? इट इज स्टोरिंग द नंबर ऑफ हेड्स। तो x की वैल्यू 2 होने का मतलब क्या है? इसका मतलब ये है मेरे वो सारे आउटकम्स जहां पे मुझे सिर्फ 2 हेड्स नजर आ रहे हैं, एंड वो कौन कौन है? 8 में से ऐसे कितने आउटकम्स है जहां पे सिर्फ 2 हेड्स नजर आ रहे हैं? 1 2 and 3। there are only 3 such outcomes out of 8 जिसमें 2 heads are appearing। so क्या probability हो जाएगी of x की value being equal to 2? probability हो जाएगी 3/8। understand? चलो let's move forward। अब थोड़ा थियोरेटिकल बातें कर लेते हैं, थोड़ा डेफिनेशंस पे आ जाते हैं। ये मैंने एक सिंपल वर्ड में यहाँ पे डेफिनेशन लिखी है, ये तुम्हें यूज नहीं करनी, दिस इज तो वेरी इजी जस्ट फॉर यू टू अंडरस्टैंड। रैंडम वेरिएबल क्या है? इट्स अ वे टू असाइन नंबर ऑफ आउटकम्स टू अ रैंडम इवेंट। कोई भी रैंडम इवेंट हो रहा है, फेवरेबल आउटकम्स को स्टोर करने का तरीका, नंबर ऑफ आउटकम्स को असाइन करने का तरीका, वो है रैंडम इवेंट एंड नथिंग एल्स। ठीक है, इधर पढ़ो, द न्यूमेरिकल क्वांटिटी ऑफ इंटरेस्ट। अब जब मैंने बोला था डाइस को 2 बार रोल करो, सम 7 आना चाहिए। आई डोंट रियली केयर अबाउट मुझे सम 3 आने पे मेरे आउटकम्स 1,2 है, 2,1 है। मुझे ये इंडिविजुअल आउटकम से फर्क नहीं पड़ता, मुझे सिर्फ क्या जानना है? नंबर ऑफ आउटकम्स बता दो कि भाई x की वैल्यू 3 होने पे कितने नंबर ऑफ आउटकम्स दिख रहे हैं मुझे? ऐसे 2 नंबर ऑफ आउटकम्स दिख रहे हैं। तो x में मैंने क्या वैल्यू स्टोर कर दी? ये मेरा रैंडम इवेंट था x, इसमें मैंने क्या वैल्यू स्टोर कर दी? आई हैव स्टोर्ड द वैल्यू ऑफ 2। एक सेकेंड, लेट मी स्क्रोल। ओके, सो दिस वाज आवर छोटी सी डेफिनेशन, होता क्या है रैंडम इवेंट। अब इधर आते हैं, दैट इज द थियोरेटिकल डेफिनेशन। होता क्या है ये? इट इज अ रियल वैल्यूड फंक्शन डिफाइंड ऑन द सैंपल स्पेस। ये तुम तब से क्या कर रहे थे? ये मेरा सैंपल स्पेस है। आई वॉज डिफाइनिंग अ फंक्शन जिसका नाम x था, जो क्या स्टोर कर रहा है? दैट वॉज स्टोरिंग द सम ऑफ आउटकम्स। जैसे मुझे 7 से मतलब था, सो दैट वॉज स्टोरिंग वो सारे आउटकम्स जिनका सम 7 आ रहा है। सो फॉर्मल डेफिनेशन रटने वाली बात है, ये तो रट लो, गुड फॉर यू। नहीं रटोगे, इतना भी मुश्किल नहीं है, समझ जाओगे क्या है ये। इट्स अ रियल वैल्यूड फंक्शन डिफाइंड ऑन द सैंपल स्पेस। वैल्यूज कहाँ से उठा रहा है? मेरे सैंपल स्पेस से उठा रहा है। इट इज डिफाइंड ऑन द सैंपल स्पेस। इसे हम क्या कहते हैं? इट्स कॉल्ड अ रैंडम वेरिएबल। नॉट वेरी डिफिकल्ट। काम की बात क्या थी कि तुम सैंपल स्पेस को देख के रेलेवेंट इवेंट्स, रेलेवेंट आउटकम्स को पहचान पाओ, उन्हें नोट कर पाओ, एंड यू जस्ट नो कि ओके x क्या डिफाइन कर रहा है। लेट्स से x इज डिफाइनिंग द लेसर ऑफ 2 आउटकम्स। तो तुम सैंपल स्पेस को पहचान लो और उसमें सारी वैल्यू स्टोर कर लो जो कि x इट कैन टेक अप। ऑल ऑफ दैट वी हैव डिस्कस, वो ज्यादा जरूरी था। इधर तो मैं बस फॉर्मेलिटी के लिए वी वर लुकिंग एट द फॉर्मल डेफिनेशन। ये बात तो मैं ऑलरेडी बता चुकी हूँ कि रैंडम वेरिएबल को हम कैपिटल लेटर से डिनोट करते हैं, एंड इस पे हम बाद में आएंगे कि वैल्यूज ऑफ रैंडम वेरिएबल को कैसे डिनोट करते हैं। लेट मी क्लियर अप सम स्पेस फर्स्ट। अब इधर आ गए हम, एक न्यू वेरिएबल मैं डिफाइन कर रही हूँ, एक न्यू रैंडम वेरिएबल डिफाइन कर रही हूँ जिसका नाम है z। एंड लेट मी टेल यू z क्या करता है। ये z डिनोट्स द वैल्यू जिनका लेसर ऑफ 2 आउटकम्स, लेसर ऑफ 2 आउटकम्स कितना है? लेसर ऑफ 2 आउटकम्स इज इक्वल्स टू 5। तो मैंने एक डाइस को 2 बार रोल करा, आई हैव ऐसे पेयर्स मिल जाएंगे मुझे 36, और मैं किन वैल्यूज में इंटरेस्टेड हूँ? जिनका लेसर ऑफ 2 आउटकम्स किसके बराबर है? इट इज इक्वल्स टू 5। तो कितने फेवरेबल इवेंट्स हो जाएंगे मेरे, कितने रेलेवेंट इवेंट्स हो जाएंगे? ये
5,5, देखो दोनों वैल्यू सेम है, तो जब वैल्यू सेम होती है ना ही कोई बड़ा है ना ही कोई छोटा, लेसर ऑफ टू आउटकम्स भी 5 होगा, ग्रेटर ऑफ टू आउटकम्स भी 5 होगा, ये मैंने पहले ही बता दिया था। अच्छा 5,6, देखो छोटी वैल्यू 5 है तो ये तो मैं जाती हूँ। 6,5 अगेन छोटी वैल्यू 5 है। ओके, सो z मेरा रैंडम वेरिएबल था जिसमें फेवरेबल इवेंट्स कौन है मेरे, फेवरेबल इवेंट्स हो गए जैसे 5,5, 5,6 एंड 6,5। तो ये सब मेरे वेरिएबल की वैल्यूज हैं। इनको मैं किससे डिनोट करती हूँ, इसको मैं डिनोट कर सकती हूँ Z1, Z2, Z3 से। ठीक है, दिस इज माई Z1, दिस इज माई Z2, दिस इज माई Z3। अच्छा मेरा मन करा मैंने इसे मैंने इसे Z नाम नहीं दिया, मैंने बोला मेरे वेरिएबल का नाम इज X, तो ठीक है, तो इसे ऐसे डिनोट कर दो X1, X2, X3, सिंपल। सो रैंडम वेरिएबल किससे डिनोट होता है, कैपिटल लेटर, उसकी वैल्यूज स्मॉल लेटर फॉलोड बाय द जो भी पोजीशन पर है वो xi से। जनरली वी डिनोटेड यूजिंग xi वेयर i इज द ith पोजीशन ऑफ द आउटकम। जैसे 5 को मैंने लिख दिया x1 x2, समझ गए होगे, i इज द ith पोजीशन, ये पोजीशन डिनोट कर रहा है। ओके, सो तुम्हें कभी भी छोटा ऐसे अल्फाबेट दिखे, दिस इज द एक्चुअल वैल्यू, और कैपिटल अल्फाबेट इज द रैंडम वेरिएबल इटसेल्फ। आई होप समझ आया होगा। वेरी सून वील स्टार्ट विद द नेक्स्ट टॉपिक एंड अलग से थ्योरी वाले क्वेश्चंस करेंगे। ओके, नाउ लेट्स सी रैंडम वेरिएबल्स का रियल लाइफ में एप्लीकेशन कैसा है। मेरे सामने एक सिचुएशन है, आई विल एक्सप्लेन द सिचुएशन टू यू एंड देन वील सॉल्व अ फ्यू क्वेश्चंस तो खैर है नहीं, वी आर स्टिल कवरिंग द थ्योरी ऑफ रैंडम वेरिएबल। सो सिचुएशन कुछ ऐसी है, एक लाइफ इंश्योरेंस एजेंट है एंड उनकी दो क्लाइंट्स हैं, क्लाइंट नंबर ए और क्लाइंट नंबर बी। हमें दिख ही रहा है क्लाइंट नंबर ए इज क्वाइट ओल्ड एंड क्लाइंट नंबर बी इज क्वाइट यंग। ओके, सो व्हाट इज द सिचुएशन, ए की डेथ पे ए की फैमिली को 1 लाख रुपीज मिलेंगे एंड लेट्स से क्लाइंट नंबर बी की डेथ हो गई तो उनकी फैमिली को 1 लाख रुपीज मिलेंगे। वही बात मैंने यहाँ लिखी है, 1 लाख रुपीज पे आउट ईच। गॉड फॉरबिड क्लाइंट नंबर ए की डेथ हो गई तो उनकी फैमिली को 1 लाख रुपीज मिलेंगे, गॉड फॉरबिड क्लाइंट बी की डेथ हो गई तो उनकी फैमिली को 1 लाख रुपीज मिलेंगे। क्या प्रोबेबिलिटी है कि क्लाइंट ए की डेथ हो जाए, प्रोबेबिलिटी 0.1। क्या प्रोबेबिलिटी है कि क्लाइंट बी की डेथ हो जाए, प्रोबेबिलिटीज 0.05। ऑब्वियसली वो ओल्डर है तो उनके डेथ की प्रोबेबिलिटी ज्यादा है एंड ये यंगर है तो इनके डेथ की प्रोबेबिलिटी कम है। एक रैंडम वेरिएबल डिफाइन हुआ है, इधर पढ़ो क्या कहता है वो रैंडम वेरिएबल। लेट एक्स बी द मनी द इंश्योरेंस कंपनी हैज टू पे। एक्स क्या है, रैंडम वेरिएबल क्या स्टोर कर रहा है, कौन सी वैल्यूज को स्टोर कर रहा है, एक्स इज द मनी जो कंपनी को पे करना है। तो देखो खुद अपना दिमाग लगाओ, थोड़ा कॉमन सेंस लगाओ, क्या सिचुएशंस बन सकती है। पहली सिचुएशन, ना ही क्लाइंट नंबर ए मरा ना ही क्लाइंट नंबर बी, तो कंपनी 0 रुपीज देगी, 0 लाख रुपीज देगी, पैसे ही नहीं दिए ना, कोई मरा ही नहीं तो पैसे क्यों दे। ओके, दूसरी सिचुएशन, क्लाइंट नंबर ए की डेथ हो गई और क्लाइंट नंबर बी जिंदा है, तो कंपनी कितने पैसे देगी, कंपनी सिर्फ 1 लाख रुपीज जाएंगे कंपनी के। तीसरी सिचुएशन, क्लाइंट नंबर ए जिंदा है और बी मर गए, फिर भी 1 लाख रुपीज चला जाएगा, बी की फैमिली को 1 लाख रुपीज चला जाएगा। फोर्थ सिचुएशन, ए की भी डेथ हो गई बी की भी डेथ हो गई, तो अब कंपनी को 2 लाख रुपीज निकालने पड़ेंगे अपने बैंक से कि 1 लाख रुपए ए की फैमिली को जाएगा, 1 लाख रुपीज बी की फैमिली को जाएगा। तुम समझ गए मैंने कैसे डिफाइन करा, क्या सिचुएशन थी, या तो कोई नहीं मरेगा, दोनों में से कोई एक मर गया, या फिर दोनों ही टपक गए। ओके, सो दीज वर माई सिचुएशंस। पॉसिबल वैल्यूज एक्स कैन टेक इन लैख, ये क्या पॉसिबल वैल्यूज ले सकता है, द पॉसिबल वैल्यूज इट कैन टेक इज 0, 1 एंड 2, यही 3 वैल्यूज तो ले सकता है। ओके, अब इधर समझो, ये तुम्हें रीड करना ऑलरेडी आता है। प्रोबेबिलिटी ए इंटरसेक्शन बी, इसका मतलब क्या होता है, ए इंटरसेक्शन बी का मतलब है इवेंट ए भी टेक प्लेस हुआ है, इवेंट बी भी टेक प्लेस हुआ है, ए की भी डेथ हुई है बी की भी डेथ हुई है, तो कंपनी कितने पैसे लूज करेगी, कंपनी विल लूज 2 लाख रुपीज। ये कौन सा सिचुएशन है, दिस इज ये वाला, कंपनी विल लूज 2 लाख रुपीज। ए भी मर गया बी भी मर गया, कंपनी कितने पैसे लूज करेगी, साइड में लिख रही हूं मैं, एक्स कैन टेक द पॉसिबल वैल्यूज दैट इज 0, 1 या 2, ये पॉसिबल वैल्यूज ले सकती है। वैल्यू 2 कब होगी, एक्स कंपनी 2 लाख रुपीज कब लूज करेगी, जब ए की भी डेथ हो गई बी की भी डेथ हो गई। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी कि क्लाइंट ए की डेथ हो जाए, इट इज 0.1 एंड व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी कि क्लाइंट बी की डेथ हो जाए, इट इज 0.05।
सो मेरा प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी क्या निकल जाएगा, ए की भी डेथ हो गई, बी की भी डेथ हो गई, सो क्या हो जाएगा ये 0.05, सिंपल यही है ना। हाँ, तो 0.05 जब x की वैल्यू 2 होगी, सो व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ x टेकिंग अप द वैल्यू 2, इट इज दिस इनटू दिस विच गिव मी 0.05। ए की भी डेथ हो गई, बी की भी डेथ हो गई, तो मेरा प्रोबेबिलिटी आ जाएगा 0.05। अब इधर देखो, कैन यू टेल मी कंपनी 0 रुपीज कब लूज करेगी, when will x take up the value of 0, जब ना तो ए की डेथ होगी ना तो बी की डेथ होगी। वापस देखो ना, x क्या है, x इज द मनी दैट कंपनी हैज टू पे, तो कंपनी 0 रुपया कब पे करेगी, तब दोनों ही नहीं मरेंगे, वेरी सिंपल। तो देखो व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी, तुम्हें ये निकालना है प्रोबेबिलिटी कि ए भी नहीं मरा, ए कॉम्प्लीमेंट, इंटरसेक्शन बी भी नहीं मरा, बी कॉम्प्लीमेंट। तुम्हारे पास ए की प्रोबेबिलिटी है, ए कॉम्प्लीमेंट निकाल सकते हो, वेरी इजी। कॉम्प्लीमेंट कैसे निकलता है, 1 माइनस जो भी वैल्यू दे रखी है, 1 माइनस जो भी वैल्यू दे रखी है, तो ये हो गया, ये हो जाएगा 0.9, ये हो जाएगा 0.95। मैंने तुमसे क्या पूछा है, प्रोबेबिलिटी ए की भी डेथ नहीं हुई, बी की भी डेथ नहीं हुई, वही तो होगा, ए कॉम्प्लीमेंट बी कॉम्प्लीमेंट। सो यू हैव टू फाइंड द इंटरसेक्शन, इंडिपेंडेंस इवेंट है, हमें पता है इंटरसेक्शन कैसे निकलता है, दोनों वैल्यूज को मल्टीप्लाई कर दो। So A complement that is 0.9 multiply A complement that is 0.9 multiplied by B complement that is 0.95, so कितना आ जाएगा ये 0.855, ठीक है। Can you tell me the probability कि x की वैल्यू 1 आ जाए, x की वैल्यू 1 कब कब आ सकती है, इधर देखो x की वैल्यू 1 कब कब आ रही थी, जब या तो A की डेथ हो जाए और B की डेथ ना हो, या फिर ए की डेथ ना हो और बी टपक जाए, दीज टू सिचुएशंस, दिस वन ए की डेथ हो गई बी की नहीं हुई, ए की डेथ नहीं हुई बी टपक गया, तो ये क्या होगा, तुम्हें प्रोबेबिलिटी ऑफ, पहले तो इसका निकाल लो, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इज डाइंग इंटरसेक्शन बी इज नॉट डाइंग, कैसे निकालोगे, वेरी सिंपल, ए के मरने की प्रोबेबिलिटी 0.1, बी के ना मरने की प्रोबेबिलिटी 0.95, तो ये कितना आ गया, कितना आ गया ये 0.095, 0.095, ओके। अच्छा, अब दूसरा केस क्या था कि क्लाइंट ए तो नहीं मरे, बी चले गए, सो व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ क्लाइंट ए नॉट डाइंग, इट वाज 0.9 मल्टीप्लाइड बाय व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ क्लाइंट बी डाइंग, इट वाज 0.05, मल्टीप्लाई कर लो, 5 9 45, 1 2 3, सो ये हो जाएगा 0.045। क्वेश्चन ने क्या पूछा है, क्वेश्चन ने बोला है मुझे पूरा मिला के बताओ x की वैल्यू 1 कब कब आ सकती है, या तो इस सिचुएशन में या फिर इस सिचुएशन में, या तो इस सिचुएशन में कंपनी 1 लाख रुपीज लूज करेगी, या फिर इस सिचुएशन में 1 लाख रुपीज लूज करेगी, तो कैसे निकलेगी तुम्हारा टोटल प्रोबेबिलिटी, दोनों को प्लस कर दो, 0.095। मैंने या तो क्यों लिखा है यहाँ पे, जिसने पुराने लेक्चर्स देखे वो समझ गया होगा, व्हेनेवर यू आर इन दिस सिचुएशन, या तो ये होगा या फिर वो होगा, हम क्या करते हैं, हम प्लस करते हैं, सो 0.045 प्लस कर लो, दिस इज फाइनल आंसर। सो व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी कि x की वैल्यू 1 आ जाए, दिस इज द प्रोबेबिलिटी कि x की वैल्यू 1 आ जाए। व्हाट डू आई मीन बाय x की वैल्यू 1 है, आई मीन कि कंपनी 1 लाख रुपीज लूज करेगी, कब कब 1 लाख रुपीज लूज कर सकती है, ये जिंदा है ये चल बसे, या फिर ये जिंदा है ये चल बसे, ओके अंडरस्टूड। चलो अब इधर देखते हैं, डेफिनेशंस पे आते हैं थोड़ा, अ रैंडम वेरिएबल दैट कैन टेक ऑन एट मोस्ट काउंटेबल नंबर पॉसिबल। अच्छा, सो दिस इज द नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज डिफरेंस बताओ बिटवीन डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल एंड कॉन्टिन्यूअस रैंडम वेरिएबल। कुछ बड़ा फर्क नहीं होता इसमें, इफ यू नो कि डिस्क्रीट वैल्यू क्या होती है, कॉन्टिन्यूअस वैल्यू क्या होती है, बस वही होता है रैंडम वेरिएबल, डिस्क्रीट एंड। इधर देखो क्या बताया था मैंने, डिस्क्रीट वैल्यूज क्या होती है, जिन्हें तुम काउंट कर सकते हो। मैं क्या क्या काउंट कर सकती हूँ, आई कैन काउंट समबडीज, उसके पास क्या काउंट कर सकते हैं, लेट्स से द नंबर ऑफ हाउसेज यू हैव, 1 हाउस 2 हाउस 3 हाउस, द नंबर ऑफ कार्स यू हैव, 3 कार्स 4 कार्स 5 कार्स। ऐसा तो नहीं है ना किसी के पास 3.5 कार्स होगी, नहीं ना, नॉट पॉसिबल। सो जो फाइनाइट काउंटेबल वैल्यूज होती हैं ऐसी, परफेक्ट, मैंने बोला था
in previous lectures I said these are some perfect values. Obviously सही शब्द नहीं है perfect, बस समझने के लिए, for your understanding, for my understanding, I call these the perfect values कि 1 2 3 4 5 6 ऐसी values, these are your discrete values. तो ऐसा random variable that picks up such values उसको हम कहते हैं एक इट्स अ डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल. जैसे हमने पहले रोलिंग अ डाइस वाला केस देखा था, उसमें हमारा रैंडम वेरिएबल कैसी वैल्यूज ले रहा था. इट वाज टेकिंग अप वैल्यूज लाइक 1 2 3 4 5 6. सो अगेन डिस्क्रीट वैल्यूज है. तो ऐसा रैंडम वेरिएबल जो डिस्क्रीट वैल्यूज को टेक अप करे, जो डिस्क्रीट वैल्यूज जिस पे असाइन हो, दैट इज अ डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल. नॉट वेरी डिफिकल्ट. बिल्कुल ऑपोजिट कॉन्टिन्यूस रैंडम वेरिएबल क्या होगा, हमें ऑलरेडी पता है. कॉन्टिन्यूस वैल्यूज ना इट्स लाइक इंटरवल्स. कॉन्टिन्यूस वैल्यूज ऐसी दिखती हैं, जैसे ऐसे नोट कर लो 1 से लेके 3 के बीच के नंबर्स. तो ये 1.1 भी हो सकता है, 1.798 भी हो सकता है, ये 2.3649 भी हो सकता है, ये 3 क्या क्या हो सकता है, इट कैन ऑल्सो बी 2.03. ऐसे डेसिमल वैल्यूज भी आ सकती हैं. सो यही तो होती है कॉन्टिन्यूस वैल्यूज. इंटरवल में जो इनफाइनाइटली डिविजिबल वैल्यू, डेसिमल चलता सकता है, जितनी भी डेसिमल वैल्यूज बीच में आ सकती है, वो होती है तुम्हारी कॉन्टिन्यूस वैल्यूज. क्योंकि तुम क्विज 2 दे के आए हो, आई बिलीव कि तुम्हें ऑलरेडी डिस्क्रीट और कॉन्टिन्यूस के बीच में फर्क पता है. कुछ बड़ा टॉपिक नहीं है ये. वो वेरिएबल, वो रैंडम वेरिएबल जो डिस्क्रीट वैल्यूज को टेक अप करे, वो डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल है. ऐसा रैंडम वेरिएबल जो कॉन्टिन्यूस वैल्यूज को टेक अप करे, वो कॉन्टिन्यूस रैंडम वेरिएबल है. वी लुक एट दिस क्वेश्चन. अभी मैं एक नेक्स्ट क्वेश्चन लेकर आऊंगी, उसमें तुम देख के बता दोगे कौन सा डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल है, कौन सा कॉन्टिन्यूस रैंडम वेरिएबल है. लुक एट दिस डेटा सेट. तुम्हें क्वेश्चन रीड करने की भी जरूरत नहीं है, तुम देख के ही बता सकते हो इन लोगों में से डिस्क्रीट वैल्यू कौन है, कॉन्टिन्यूस वैल्यू कौन है. कोई रैंडम वेरिएबल है x, उसमें आई एम स्टोरिंग द लेट्स से अपार्टमेंट नंबर. कोई रैंडम वेरिएबल है x, उसमें अपार्टमेंट नंबर स्टोर कर रही हूँ, तो क्या पॉसिबल वैल्यूज इट कैन टेक, 1 2 3 4 ऑल अप टू 12. तो ये सारी वैल्यूज वो टेकअप कर सकता है. व्हाट डू यू थिंक, ये एक डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल होगा कि कॉन्टिन्यूस. देखो ना, परफेक्ट सी वैल्यूज दिख रही है मुझे 1 से लेके 12 तक. ऑब्वियसली ये सब डिस्क्रीट वैल्यूज है, तो जो रैंडम वेरिएबल इन वैल्यूज को स्टोर करेगा वो भी डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल कहलाएगा. फ्लोर नंबर 1.5, फ्लोर नंबर 2.5, ये तो पॉसिबल ही नहीं है. डेसिमल वैल्यूज इन फ्लोर नंबर इज नॉट पॉसिबल. तो 1 2 3 4 फ्लोर्स का अपार्टमेंट है, तो ऐसा कोई रैंडम वेरिएबल, लेट्स से y मेरा रैंडम वेरिएबल है एंड इसमें आई एम स्टोरिंग द फ्लोर नंबर. तो y कैसा रैंडम वेरिएबल बनेगा, डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल की कॉन्टिन्यूस. ऑब्वियसली इट विल बी डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल. नंबर ऑफ बेडरूम्स या तो 1 होंगे, या तो 2 होंगे, या फिर 3 होंगे. डिस्क्रीट वैल्यूज है. सो जो रैंडम वेरिएबल्स इन वैल्यूज को स्टोर करेगा वो भी एक डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल होगा. साइज ऑफ अपार्टमेंट, स्क्वायर फीट में साइज, एरिया बता रखा है अपार्टमेंट का. डेसिमल वैल्यूज दिख रही है, हाँ जी दिख रहा है. कॉन्टिन्यूस रैंडम वेरिएबल स्टोर करेगा इसे. इधर अपार्टमेंट की दूरी फ्रॉम द लिफ्ट, तुम्हारा अपार्टमेंट लिफ्ट से कितनी दूर है, 503.5 मीटर्स दूर है, 450.8 मीटर्स दूर है. डेसिमल वैल्यूज दिख रही है. ऑब्वियसली एक कॉन्टिन्यूस रैंडम वेरिएबल इन वैल्यूज को स्टोर करेगा. अब आ जाते हैं क्वेश्चन पे, तुम देख के ही पहचानेंगे डिस्क्रीट कौन एंड कॉन्टिन्यूस कौन. देयर इज सम अपार्टमेंट, उसमें 4 फ्लोर्स हैं और हर फ्लोर पे 3 घर हैं. 3 घर कैसे हैं, एक घर इज 1 BHK 1 बेडरूम, एक घर इज 2 BHK 2 बेडरूम, और तीसरा घर इज 3 BHK. फिर से बोल रही हूँ, 4 फ्लोर का अपार्टमेंट है, हर फ्लोर पे 3 घर है, और 3 घर कैसे डिवाइडेड है, एक होगा 1 बेडरूम 2 बेडरूम एंड 3 बेडरूम. अब आ जाते हैं क्वेश्चंस पे. लुक एट दिस क्वेश्चन. क्या कहता है, पहला क्वेश्चन कहता है लेट द रैंडम वेरिएबल बी नंबर ऑफ बेडरूम्स. कोई तो रैंडम वेरिएबल है z नाम का, खुद ही अज्यूम कर लिया मैंने खुद ही से. कोई तो रैंडम वेरिएबल है z नाम का, उसमें क्या स्टोर हो रहा है, उसमें हम स्टोर कर रहे हैं नंबर ऑफ बेडरूम्स. व्हाट आर द पॉसिबल वैल्यूज दैट माइट बी ऑब्जर्व्ड. देखो, या तो एक बेडरूम होगा, या तो 2, या तो 3. खुद दिमाग लगाओ. कोई रैंडम वेरिएबल z नाम का अगर इन वैल्यूज को स्टोर कर रहा है, सो व्हाट आर द ऑल पॉसिबल वैल्यूज दैट इट कैन टेक अप. ऑब्वियसली ऑल पॉसिबल वैल्यूज दैट इट कैन टेक अप इज 1 2 या 3. देखो 4 क्यों नहीं ले सकता. अब तुम्हारा क्वेश्चन आएगा 4 क्यों नहीं ले सकता. अरे घर ही नहीं है 4 बेडरूम का, 0 क्यों नहीं ले सकता. ऐसा घर ही नहीं है जिसमें बेडरूम ना हो.
क्या स्टोर कर रहा है वो, इट इज स्टोरिंग द नंबर ऑफ बेडरूम्स। तो जितनी चॉइसेस होंगी तुम्हारे पास उसी में वही तो पॉसिबल वैल्यूज इट कैन टेक अप। सो या तो एक बेडरूम का घर होगा, या फिर 2, या फिर 3। अगला क्वेश्चन पढ़ो, लेट द रैंडम वेरिएबल, ओके पॉज, इस क्वेश्चन को थोड़ा और चेंज करते हैं। z कोई रैंडम वेरिएबल है और वो ये सब वैल्यूज को स्टोर कर रहा है। z एक डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल होगा कि कॉन्टिन्यूअस, अभी हमने थोड़ी देर पहले बात करी, इट विल बी अ डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल। ओके चलो अगला क्वेश्चन पढ़ो, लेट द रैंडम वेरिएबल बी नंबर ऑफ अपार्टमेंट, वेरिएबल बी फ्लोर नंबर ऑफ द अपार्टमेंट। अच्छा फ्लोर नंबर दैट इज तुम्हारा घर फर्स्ट फ्लोर पे है, सेकंड फ्लोर पे है, थर्ड पे है, फोर्थ पे है। ओके सो क्वेश्चन कह रहा है व्हाट आर द पॉसिबल वैल्यूज दैट माइट बी ऑब्जर्व्ड। कोई रैंडम वेरिएबल है y और उसमें क्या स्टोर कर रहे हैं, वी आर स्टोरिंग द फ्लोर नंबर। तो क्या पॉसिबल वैल्यू स्टोर कर सकते हो तुम, या तो फर्स्ट फ्लोर पे घर होगा, या फिर सेकंड, या फिर थर्ड, या फिर फोर्थ। 4 फ्लोर का तो अपार्टमेंट है, यही 4 पॉसिबल आउटकम्स हो सकते हैं। 5th फ्लोर पे तो तुम्हारा घर हो ही नहीं सकता, 5वां फ्लोर है ही नहीं। 0th फ्लोर पे तो तुम्हारा घर हो ही नहीं सकता, 0th फ्लोर है ही नहीं। ठीक है समझ गए। सो क्या वैल्यू स्टोर कर सकता है, इट कैन स्टोर ऑल दीज 4 पॉसिबल वैल्यूज। ये मैं सेकंड क्वेश्चन का आंसर था। थर्ड वाला पढ़ते हैं, लेट द रैंडम वेरिएबल बी साइज ऑफ द अपार्टमेंट। रैंडम वेरिएबल क्या स्टोर कर रहा है, इट इज स्टोरिंग द साइज ऑफ द अपार्टमेंट। सो कोई रैंडम वेरिएबल ले लो, दैट इज w, सम रैंडम वेरिएबल w, कोई भी कैपिटल अल्फाबेट ले सकते हो तुम। What are the possible values that might be observed? क्या possible values observe कर सकते हो? Size of apartment, पहले तो ये डिसाइड करो, is it a discrete random, is it a discrete value or a continuous value? मुझे decimals दिख रहे हैं, so obviously it's a continuous value. कोई तुमसे पूछे what are the all possible values जो एक continuous random variable ले सकता है, तुम हमेशा intervals में आंसर करना। What is the smallest value that you can see? सबसे छोटी वैल्यू मुझे दिख रही है 900.23। तो हम डेसिमल, ऑब्वियसली तुम इंटरवल बता रहे हो, तुम 900.23 तो लिखोगे नहीं, सो यू सिंपली राउंडेड ऑफ टू 900। ठीक है, फिर व्हाट इज द लार्जेस्ट वैल्यू दैट यू कैन सी, लार्जेस्ट वैल्यू दैट आई कैन सी इज 1785.35। ऑब्वियसली पूरा डेसिमल तो लिखूंगी नहीं, सो जस्ट राउंडेड ऑफ टू द क्लोजेस्ट डिस्क्रीट 1800 लिख दो तुम। तो व्हाट डू आई मीन बाय दिस, इसका मतलब समझो तुम, इसका मतलब ये है कि वो रैंडम वेरिएबल जो साइज ऑफ द अपार्टमेंट को स्टोर कर रहा है उसकी वैल्यूज 900 से लेके 1800 तक कुछ भी हो सकती है, और ये वैल्यूज वही 900 से लेके 1800 के बीच ही लाई कर रही है। तो हमारा आंसर सही है। अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन कहता है लेट द रैंडम वेरिएबल बी डिस्टेंस फ्रॉम द लिफ्ट। ओके, डिस्टेंस ऑफ अपार्टमेंट फ्रॉम द लिफ्ट, तो हमारा अपार्टमेंट लिफ्ट से कितनी दूर है वो स्टोर कर रहा है। देयर इज सम अदर रैंडम वेरिएबल, अगेन लेट्स से द रैंडम वेरिएबल इज z, फिर से z ले लो। ये क्या स्टोर कर रहा है, तुम्हारा अपार्टमेंट लिफ्ट से कितनी दूर है। सो व्हाट आर द ऑल पॉसिबल वैल्यूज दैट माइट बी ऑब्जर्व, ढूंढो। अगेन कॉन्टिन्यूस रैंडम वेरिएबल है, इट्स अ कॉन्टिन्यूस वेरिएबल, कॉन्टिन्यूस वैल्यूज है ये सारी, मुझे डेसिमल्स दिख रहे हैं। तो सबसे छोटी वैल्यू कौन है यहाँ पे, सबसे छोटी वैल्यू दैट आई कैन सी इज 324.5। तो लिख देती हूँ सिंपली, ये हो जाएगा 324 से लेके कहाँ तक, सबसे बड़ी वैल्यू मुझे दिख रही है 503.5। सो लेट्स राउंडेड ऑफ टू 505, देखने में अच्छा लग रहा है, लेट्स राउंडेड ऑफ टू 505। सो व्हाट डज दिस मीन, इसका मतलब क्या है कि मेरा रैंडम वेरिएबल जो अपार्टमेंट की दूरी फ्रॉम द लिफ्ट कैलकुलेट कर रहा है, जो इसे कैलकुलेट कर रहा है, इट रेंजेस फ्रॉम 324 टू 505, इसके बीच की कोई भी वैल्यू ले सकता है। अब ज़्यादा फटाफट से डेफिनेशन को देख लेते हैं, वेरी स्मॉल डेफिनेशन दे आर। डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल की क्या डेफिनेशन होती है, ये ऐसा रैंडम वेरिएबल है जो नंबर लाइन की, एक रियल नंबर लाइन की डिस्क्रीट वैल्यूज को उठाता है। व्हाट डू आई मीन बाय दिस, ये होती है एक रियल नंबर लाइन, यही है रियल नंबर लाइन। इसकी डिस्क्रीट वैल्यूज कौन है, इसकी डिस्क्रीट वैल्यू ये है 1 2 3 4 0 -1, ऑल ऑफ दीज आर योर डिस्क्रीट वैल्यूज। तो ऐसा रैंडम वेरिएबल जो इन वैल्यूज को पिक करें, दैट इज अ डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल। पहले भी बात कर चुके हैं। कॉन्टिन्यूअस रैंडम वेरिएबल कौन है, जो इनके बीच की वैल्यूज जैसे 0.01 0.2 0.3 0.497 ऐसी वैल्यूज को पिक करें, दैट इज योर कॉन्टिन्यूअस रैंडम वेरिएबल, सिंपल। तो अब एक एंटायरली न्यू टॉपिक शुरू होता है, प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन। अच्छे से पढ़ेंगे क्योंकि एक ये टॉपिक है एंड द नेक्स्ट टॉपिक दैट इज CDF, ये थोड़ा वेटेज अच्छी होती है इन टॉपिक्स की। ओके, सो लेट्स स्टार्ट विद प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन। होता क्या है, इससे पहले कि हम इन सारे क्वेश्चंस को देखें, वी शुड अंडरस्टैंड दिखता कैसा है। मोस्टली तुम्हें ये एक टेबल की फॉर्मेट में मिलेगा और वो टेबल ऐसी दिखेगी। अब देखो, देख देख के मेरे बोलने से तो फायदा है नहीं,
एग्जाम्पल से समझते हैं। हम जानते हैं कि जब हम एक डाइस को रोल करेंगे तो मेरा सैंपल स्पेस क्या बनता है, या तो 1 आएगा या फिर 2, 3, 4, 5, 6। यही तो पॉसिबल आउटकम्स है। अगर तुम एक डाइस को रोल करोगे यही तो 6 आउटकम्स आ सकते हैं। तो इसको मैं टैबुलर फॉर्मेट में कैसे दिखाऊं? कोई रैंडम वेरिएबल है x और वो क्या स्टोर करता है, इट स्टोर्स द आउटकम्स ऑफ रोलिंग अ डाइस। डाइस को रोल करा, 1 आया, स्टोर कर लिया। रोल करा, 2 आया, स्टोर कर लिया। रोल करा, 3 आया, स्टोर कर लिया, एंड सो ऑन। सो x कुछ भी नहीं है, एक रैंडम वेरिएबल है जो इन सब वैल्यूज मैंने इस पे असाइन कर दी है, इन वैल्यूज को वो स्टोर करके बैठा है। और नीचे मैंने क्या लिखा है, नीचे मैंने लिखा है प्रोबेबिलिटी ऑफ x। दैट मीन्स क्या प्रोबेबिलिटी है कि डाइस पे 1 आए। सी क्या है, टोटल आउटकम्स 6 हैं, 1 आने की प्रोबेबिलिटी, फेवरेबल आउटकम कितने हैं, फेवरेबल आउटकम सिर्फ एक है। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी कि डाइस पे 2 आए, टोटल आउटकम्स अगेन 6 हैं। 2 कितनी बार आ सकता है, फेवरेबल आउटकम ओनली 1। सो 2 आने की प्रोबेबिलिटी भी 1/6 है। तो ये मैंने देखो ऑलरेडी पढ़ के आ रखे हो तुम, ये बातें जो मैं तब से बोल रही हूँ ये तुम ऑलरेडी पढ़ के आ रखे हो। प्रोबेबिलिटी कैसे निकालते हैं, रैंडम वेरिएबल में वैल्यूज कैसे असाइन करते हैं, इसे लिखने का नया तरीका सिखा दिया अब तुम्हें कि इसे तुम टैबुलर फॉर्मेट में कैसे लिख सकते हो। ठीक है, फॉर्मेट में लिखना समझ गए? ओके। अब ये प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन कैसे होता है, कुछ भी नहीं है, दिस इज योर प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन, दिस एंटायर थिंग। चेक कैसे करोगे? स्टेप 1, हाउ विल आई चेक? बोल तो मैंने दिया प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन है, कोई तो तरीका होगा चेक करने का फंक्शन है भी कि नहीं। तो पहला स्टेप, सारी प्रोबेबिलिटीज को, ये सारी प्रोबेबिलिटीज जो आई हैं इनको 0 से बड़ा होना चाहिए, या तो 0 होगी या फिर 0 से बड़ी होगी। दूसरे शब्दों में बोलूं, नेगेटिव नहीं हो सकती। चेक करो, 0 से बड़ा है, देखो या तो 0 होगा या फिर 0 से बड़ा होगा। तुम्हें क्या चेक करना है, नेगेटिव नहीं होना चाहिए। इनमें से कोई नेगेटिव है, नहीं है। सो फर्स्ट स्टेप तो मेरा क्लियर है, कोई भी नेगेटिव नहीं है। दूसरा स्टेप इज सारी प्रोबेबिलिटीज का सम 1 के बराबर आना चाहिए। अगर मैं इन सबको प्लस करूंगी, अगर मैं सारी प्रोबेबिलिटीज को प्लस करूंगी तो मेरा आंसर कितना आना चाहिए, मेरा आंसर आना चाहिए 1। चेक करते हैं, करो जरा सबको प्लस, नीचे तो 6 ही रहेगा, 1 + 1 + 1 कितना आएगा, 6। तो 6/6 इज नथिंग बट 1। दूसरा स्टेप भी क्लियर हो गया। तो जब ये 2 कंडीशंस फुलफिल होंगी, कौन 2 कंडीशंस, हर प्रोबेबिलिटी को नेगेटिव नहीं होना चाहिए, सबको पॉजिटिव, या तो 0 होगी या फिर 0 से बड़ी होगी। नेगेटिव होना इम्पॉसिबल। इधर देखो, जैसे इधर -6 लिखा होता है ना, -1/6, तो ये प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन नहीं है, ये गलत है। ओके, सो पहला स्टेप क्या चेक करोगे तुम, कि इन सबको नेगेटिव नहीं होना चाहिए। और दूसरा क्या चेक करोगे, इन सब का सम शुड बी ऑलवेज इक्वल्स टू 1। ओके, ऑलवेज इट शुड बी इक्वल्स टू 1। अब जरा ऊपर एक्चुअल देख लेते क्या लिखा हुआ है, पढ़ो जरा। टैबुलर फॉर्मेट में दिखना चाहिए, ऐसा मोस्टली ऐसे दिखेगा तुम्हें। फर्स्ट कहता है प्रोबेबिलिटी ऑफ xi। मैंने बताया था xi क्या होती है, जो तुम्हारी वैल्यू स्टोर होती है वेरिएबल में, x1, x2, x3, ये तुम्हारी वैल्यू स्टोर हो रही है। इनकी प्रोबेबिलिटी या तो 0 होगी या फिर 0 से बड़ी होनी चाहिए। दूसरे शब्दों में बोलूं, ये सब पॉजिटिव हो सकते हैं। इधर नेचुरल नंबर नहीं लिखा होना चाहिए, इट शुड बी नेचुरल नंबर और साथ में 0 और साथ में नेचुरल नंबर। ओके, क्योंकि 0 भी हो सकता है, एनी पॉजिटिव नंबर इट कैन टेक अप। दूसरी कंडीशन क्या है, यहाँ पे मैंने दूसरी कंडीशन रखी है, जरा जूम करके देख लेते हैं, 1 सेकेंड। ओके, हाँ, सो द दूसरी कंडीशन कहती है इन सब का सम, समिशन क्या होता है, ये समिशन, दिस साइन इज समिशन। समिशन करना मतलब सम करना, प्लस करना। सो स्टार्टिंग फ्रॉम द एकदम इनिशियल पोजिशन अप टू ये जहां तक भी चलता जा रहा है, चलता जा रहा है, सबका सम कितना आना चाहिए, सबका सम आना चाहिए इक्वल्स टू 1। सो xi की सारी प्रोबेबिलिटीज का सम शुड बी ऑलवेज इक्वल्स टू 1, तभी हम बोलेंगे कि दिस इज अ प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन। एक सिनेरियो देखो यहाँ पे, सपोज x इज अ रैंडम वेरिएबल, ठीक है, कोई तो रैंडम वेरिएबल है x, और वो 3 वैल्यूज ले सकता है। कौन 3 वैल्यूज है, 0, 1 और 2। टेबल के फॉर्मेट में कैसे लिखूंगी, x मेरा रैंडम वेरिएबल है, 3 वैल्यूज ले सकता है, 0, 1 और 2। प्रोबेबिलिटीज भी तो पता होनी चाहिए, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी की x विल शो वैल्यू 0, तो क्या प्रोबेबिलिटी है 0 आने की, 0 आने की प्रोबेबिलिटी इज 1/4। क्या प्रोबेबिलिटी है 1 आने की, 1 आने की प्रोबेबिलिटी इज 1/2। क्या प्रोबेबिलिटी है कि 2 आने की, इट इज 1/4 अगेन। तो चेक करो क्या ये प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन है, कैसे चेक करेंगे, स्टेप 1, सारी प्रोबेबिलिटीज को 0 या 0 से बड़ा होना चाहिए, नेगेटिव नहीं हो सकती। कोई दिख रहा है नेगेटिव, नहीं।
तो पहला स्टेप तो क्लियर है। दूसरा स्टेप कहता है कि हर प्रोबेबिलिटी का सम, इन सारी प्रोबेबिलिटीज का सम 1 के बराबर आना चाहिए। देखो मैंने नीचे प्लस भी कर दिया, 1/4, 1/2 एंड 1/4। अगर इन्हें प्लस करोगे तो आंसर क्या आएगा? आंसर विल बी 1। ये पूरा मैंने लेक्चर की वीडियो से उठाया था, IIT मद्रास लेक्चर, ये उन्हीं का एग्जाम्पल है। सो आई हैव पिक्ड इट अप फ्रॉम देयर। आगे बढ़ते हैं, वी हैव अ नेक्स्ट क्वेश्चन। 3 ऑप्शंस दे दिए, इन सबको देख के बताओ कौन प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन है और कौन प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन नहीं है। कैसे बताओगे? तुम्हारे दिमाग में वही 2 स्टेप्स होने चाहिए। व्हाट इज द पहला स्टेप? कोई भी प्रोबेबिलिटी नेगेटिव नहीं हो सकती। चेक करो, कोई नेगेटिव है इधर? नहीं, इधर कोई नेगेटिव तो नहीं है, तो पहला स्टेप तो क्लियर है। सेकेंड स्टेप क्या कहता है? सेकेंड स्टेप कहता है हर प्रोबेबिलिटी, सारी प्रोबेबिलिटीज का सम 1 के बराबर आना चाहिए। कर दो ना सबको प्लस, एड देम ऑल अप। सो 0.4 ये हो जाएगा 0.5 और ये हो जाएगा 0.3, 0.3 प्लस 0.3 0.6 प्लस 0.5, सो दिस विल बी 1.1। क्या ये 1 के बराबर है? मैंने सबको प्लस करा, मेरा आंसर 1.1 आया। क्या ये 1 के बराबर है? नहीं, दिस इज नॉट इक्वल्स टू 1। तो ये एक प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन नहीं है। ठीक है, कैसे चेक करोगे? देखो ऐसा नहीं होना चाहिए सिर्फ एक स्टेप फुलफिल हो, नो, दोनों क्राइटेरिया चेक होंगे। क्या है वो दोनों क्राइटेरिया? फिर से रिपीट कर रही हूँ, कोई भी प्रोबेबिलिटी नेगेटिव नहीं होनी चाहिए, इट इज इम्पॉसिबल फॉर अ प्रोबेबिलिटी टू बी नेगेटिव। और दूसरा, सबका सम 1 के बराबर आना चाहिए। देखो देखते ही पता चल गया नेगेटिव है, ये तो हो ही नहीं सकता, इम्पॉसिबल फॉर इट टू बी अ प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन। क्यों? क्योंकि ये प्रोबेबिलिटी नेगेटिव है। तुम्हें आगे चेक ही नहीं करना। इधर देखो, कोई नेगेटिव है? नहीं। अब तुम बोलोगे जीरो तो है, अरे प्रोबेबिलिटी जीरो तो हो सकती है। जीरो प्रोबेबिलिटी मतलब इम्पॉसिबल इवेंट है। बिल्कुल, प्रोबेबिलिटी कैन बी इक्वल्स टू जीरो। सो पहला स्टेप तो फुलफिल हो गया। दूसरा चेक करते हैं, क्या इन लोगों का सम 1 के बराबर आ रहा है? 0.3 प्लस 0.1 ये हो जाएगा 0.4 प्लस इनका सम 0.6 प्लस 0. क्या ही ऐड करना है जीरो को, तो प्लस करके मेरा आंसर आ रहा है 1। 1.0 लिख दिया, विच इज नथिंग बट 1। सो दोनों स्टेप्स फुलफिल हो रहे हैं। इन लोगों में से कोई भी नेगेटिव नहीं है, एंड यस सबका सम इज कमिंग इक्वल्स टू 1। सो तीनों में से सिर्फ यही एक लौता है दैट इज अ प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन। देख लिया कैसे चेक करते हैं? अंडरस्टूड? लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट पोर्शन। थोड़ा सा कंफ्यूजिंग लग सकता है ये तुम्हें, तो वापस लेट्स गो टू आवर एग्जाम्पल। पहले इधर देखो, ये मेरी सारी वैल्यूज थी, दीज वर ऑल माई xi, x1, x2, x3 एंड सो ऑन, और ये उनकी सब प्रोबेबिलिटीज थी। प्रोबेबिलिटीज को दर्शाने का देयर इज अ सेकेंड वे। ये जैसे मैंने ये लिखा है ना, ऑल दीज प्रोबेबिलिटी, इनको दिखाने का देयर इज अ सेकेंड वे। अब तुम बोलोगे हम ये क्यों कर रहे हैं? देखो चॉइस नहीं है, करना पड़ेगा। हर xi की प्रोबेबिलिटी को दर्शाने का देयर इज अ सेकेंड वे, एंड दैट इज दिस। सम कांस्टेंट c, कोई तो कांस्टेंट है c, मल्टीप्लाइड बाय लैम्डा। लैम्डा कौन है? इट इज कोई पॉजिटिव वैल्यू। लैम्डा जीरो नहीं हो सकता। देखो मैंने यहाँ पे वो साइन नहीं लगाया ना, सो लैम्डा जीरो नहीं हो सकता। लैम्डा इज अ पॉजिटिव वैल्यू जिसकी पावर में कौन है? जिसकी पावर में आई है। थोड़ी देर पहले बताया था आई क्या होता है। आई इज द पोजिशन एट विच इट इज। देखो ना, इधर देखो, c मल्टीप्लाइड बाय लैम्डा, लैम्डा इज सम पॉजिटिव वैल्यू, लैम्डा की पावर में आई। 0th पोजिशन 0, फर्स्ट पोजिशन 1। अरे पोजिशन क्या है? ये वही तो है, योर वैल्यूज। हाउ इज इट डिफिकल्ट? वेरी सिंपल। देखो ना, इधर आई कौन है? इधर आई 4 है, तो लैम्डा की पावर में 4। नीचे कौन है? नीचे इज आई फैक्टोरियल, 0 फैक्टोरियल, 1 एज इन 1 का फैक्टोरियल, 2। सो आई कौन है यहाँ पे? आई इज इक्वल टू 2, तो नीचे डिनोमिनेटर में 2 का फैक्टोरियल। आई कौन है यहाँ पे? आई इज 3, सो डिनोमिनेटर में 3 का फैक्टोरियल। समझ गए? फिर से देख लेते हैं, हो सकता है तुम्हें मुश्किल लगे, बट इट इज नॉट वेरी डिफिकल्ट। प्रोबेबिलिटीज को दर्शाने का दूसरा तरीका क्या है? सम कांस्टेंट c, कोई तो कांस्टेंट है, मल्टीप्लाइड बाय लैम्डा। लैम्डा कोई भी पॉजिटिव वैल्यू है, जीरो के बराबर नहीं हो सकता। लैम्डा की पावर में आई। आई कौन है? योर वैल्यूज, ये दीज पोजिशंस, योर वैल्यूज। ठीक है, डिनोमिनेटर में कौन है? डिनोमिनेटर में आई फैक्टोरियल, एंड यस आई कैन बी इक्वल्स टू 0। अगर कोई भूल गया है, 0 फैक्टोरियल इज इक्वल्स टू 1, ये अनडिफाइंड नहीं होता। 0 फैक्टोरियल की वैल्यू 1 होती है, एंड 1 फैक्टोरियल की वैल्यू भी 1 होती है। जस्ट इन केस तुम भूल गए थे तो अब मैंने रिमाइंड कर दिया। ओके, क्वेश्चन कह रहा है c की वैल्यू ढूंढ के बताओ। c की वैल्यू क्या हो सकती है? ओके, क्योंकि c इज अ पार्ट ऑफ माई प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन, दो बातें तो कंफर्म है।
लाइक एक बात तो कंफर्म है कि ये नेगेटिव नहीं हो सकता, क्योंकि इट इज अ पार्ट ऑफ माई प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन। एक बात तो कंफर्म है, नेगेटिव नहीं हो सकता। हाँ, भले ही जीरो हो जाए, अगर सी जीरो हो गया, लेट्स से सी इज इक्वल टू जीरो, तो ये पूरी वैल्यू जीरो हो जाएगी। प्रोबेबिलिटी जीरो हो सकती है, नेगेटिव नहीं हो सकती। तो एक बात तो कंफर्म है कि सी मस्ट फुलफिल बोथ द प्रॉपर्टीज। एक वो सम वाली प्रॉपर्टी जिसके बारे में हम आएंगे अभी, पहली प्रॉपर्टी की चीज नेगेटिव नहीं हो सकती, प्रोबेबिलिटी नेगेटिव नहीं हो सकती। सो ऑल प्रोबेबिलिटी ऑफ xi शुड बी ग्रेटर देन और इक्वल टू जीरो। ये इसे कट कर देते हैं, ये ग्रेटर दो बार नहीं आएगा, इट शुड बी ग्रेटर देन या फिर इक्वल्स टू जीरो। तो पहली प्रोबेबिलिटी तो हम समझ गए, पहली प्रोबेबिलिटी कह रही हूं, पहली प्रॉपर्टी तो हम समझ गए कि सी जीरो हो सकता है, जीरो से बड़ा हो सकता है, बट जीरो से छोटा नहीं हो सकता। दूसरी कंडीशन क्या थी कि इन सब का सम कितना आना चाहिए, सबका सम 1 के बराबर आना चाहिए। तो हमने ऑलरेडी सीखा है कैसे लिखते हैं हम इसको, समेशन के फॉर्म में, समेशन आई स्टार्टिंग फ्रॉम द एकदम 0th पोजीशन अप टू इन्फिनिटी। इन्फिनिटी मतलब जहां तक भी चलता जा रहा है, चलने दो। ओके, सो किसका सम, ये इन सब वैल्यूज का सम। सो सी दैट वाज माय कांस्टेंट, लैम्डा दैट वाज सम पॉजिटिव वैल्यू, लैम्डा की पावर में आई ये तुम्हारी एक्चुअल एक्सरसाइज, दीज आर योर वैल्यूज, डिवाइडेड बाय आई फैक्टोरियल। इन सबका फैक्टोरियल आ जाएगा डिनोमिनेटर में। इसे किसके बराबर होना चाहिए, इन सबको 1 के बराबर होना चाहिए। ये हम ऑलरेडी सीख के आ चुके हैं। अगर ये प्रॉपर्टी फुलफिल नहीं होगी देन इट इज नॉट अ प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन। ठीक है, फॉर व्हाट वैल्यूज ऑफ सी, क्वेश्चन पूछ रहे हैं सी की कौन सी वैल्यूज के लिए इट इज अ प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन। तो पहला तो हमने देख लिया कि सी या तो जीरो से बड़ा होना चाहिए। दूसरा चेक करते हैं, हमें ऑलरेडी पता है इन सब का सम कितना आना चाहिए, इन सब का सम 1 के बराबर आना चाहिए। तो वही बात मैंने फिर से लिख दी यहाँ पे, c मल्टीप्लाइड बाय लैम्डा की पावर i डिवाइडेड बाय i का फैक्टोरियल, इसको 1 के बराबर आना चाहिए। क्योंकि c एक कांस्टेंट है, इसको मैं फंक्शन से अलग भी लिख सकती हूँ। तो लो, मैंने c को बाहर निकाल दिया, c को मैंने अलग से बाहर लिख दिया। डू यू रिमेंबर ये कौन है, ये कौन है, दिस इज नथिंग बट दिस इज e की पावर x। ठीक है, अगर किसी को नहीं भी पता था तो e की पावर x क्या होता है, e टू द पावर समथिंग, e की पावर x इज इक्वल्स टू समेशन ऑफ x की पावर i डिवाइडेड बाय i फैक्टोरियल। इधर देखो, इधर तुम्हें लैम्डा दिख रहा है, क्या मैं इसको ऐसे लिख सकती हूँ, दिस एंटायर थिंग इज इक्वल्स टू e की पावर लैम्डा। e की पावर लैम्डा क्या होगा, e की पावर लैम्डा इज नथिंग बट, ऐसे इरेजर, एक सेकेंड, हाँ, किसके बराबर होगा e की पावर लैम्डा, लैम्डा की पावर i डिवाइडेड बाय i का फैक्टोरियल। तो इस पूरे को मैं कट करके सीधा e लैम्डा भी लिख सकती हूँ, e टू द पावर लैम्डा। तो देखो ना, c पहले से ही कांस्टेंट वहां था, मल्टीप्लाइड बाय ये पूरा एक्सप्रेशन को मैं e की पावर लैम्डा लिख सकती हूँ, लिख दिया e की पावर लैम्डा। किसके बराबर होगा ये, दिस शुड बी इक्वल्स टू 1। प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन होना है, सो इट शुड बी इक्वल्स टू 1। ओके, ये यहाँ मल्टीप्लाई में, उधर गया तो डिवाइड में, 1 अपॉन ई की पावर लैम्डा हमें आता है 1 अपॉन समथिंग को हम उसकी पावर, देखो ना, जैसे यू हैव 1/2, इसको मैं ऐसे भी लिख सकती हूँ 2 टू द पावर -1। तो सेम काम मैंने यहाँ करा है, 1 अपॉन लैम्डा को आई कैन राइट इट एज ई की पावर माइनस ऑफ लैम्डा। तो ये मेरे को एक एक्सप्रेशन मिल गया है, आई हैव एन इक्वेशन राइट हियर दैट सेज c की वैल्यू कितनी होनी चाहिए, इट शुड बी इक्वल्स टू e टू द पावर माइनस लैम्डा। एक सेकेंड, ओके, सो ऑलरेडी मैंने बता दिया ये एक्सप्रेशन कैसे आया है। आई नो इट इज फ्रस्ट्रेटिंग कि हम रटने वाली चीज क्यों कर रहे हैं, करना पड़ेगा। चलो, लुक एट दिस, प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन का एक सिनेरियो देखते हैं। 2 डाइस रोल करें, यही सैंपल स्पेस बनेगा। थोड़ा समझा देती हूँ, देखो ये है 2 डाइस को रोल करने पे उनका सम, पहले पे भी 1 आया, दूसरे पे भी 1 आया, सम इज 2, पहले पे 2, दूसरे पे 1, सम इज 3, पहले पे 2, दूसरे पे भी 2, सम इज 4। देखा, समझ गए ना, सम बता रहा है ये सबका। ओके, सो क्वेश्चन कह रहा है x इज अ रैंडम वेरिएबल विच इज डिफाइंड एज सम ऑफ आउटकम। सो x में क्या स्टोर हो रहा है, x में हो रहे हैं सारे सम स्टोर हो रहे हैं। सो व्हाट आर द ऑल पॉसिबल वैल्यूज x कैन टेक, 2, 3, 4, 5, 6 ऑल अप टू 12। तो यही सारी वैल्यूज मैंने नीचे लिख दी है, x क्या क्या वैल्यूज ले सकता है, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, ये सब वैल्यूज x ले सकता है। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी, अब क्योंकि हम एक प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन एज इसको एक पीएमएफ के फॉर्म में दिखाना चाह रहे हैं, क्या लिखोगे हम नीचे,
हर इवेंट की प्रोबेबिलिटी क्या है, क्या प्रोबेबिलिटी है कि ये इधर सम मेरा 2 आए। आउट ऑफ 36 के सैंपल स्पेस में से सिर्फ एक ऐसा इवेंट है जिसमें मेरा सम कितना आ रहा है, जिसमें मेरा सम 2 आ रहा है। सो प्रोबेबिलिटी कि x विल बी इक्वल्स टू 2, इट इज 1/36। क्या प्रोबेबिलिटी है कि मेरा सम 7 आए? देखो 36 में से, टोटल 36 आउटकम में से ऐसे 6 इवेंट्स हैं जहां आपका सम 7 आ रहा है। सो व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी कि x की वैल्यू इक्वल्स टू 7? इट इज 6/36। सिमिलरली 10 के लिए चेक करो, क्या प्रोबेबिलिटी है कि x की वैल्यू इक्वल्स टू 10 आए? x की वैल्यू इक्वल्स टू 10 आने का मतलब क्या है? इट मीन्स मेरा रैंडम वेरिएबल वाज स्टोरिंग द सम ऑफ आउटकम्स। x की वैल्यू 10 होने का मतलब वो सारे आउटकम्स जिनका सम 10 के बराबर है। तो ऐसे कितने आउटकम्स है जिनका सम 10 के बराबर है? 36 में से ऐसे सिर्फ 3 आउटकम्स है जिनका सम 10 के बराबर है। सैंपल स्पेस तुम्हारे सामने है, सारी प्रोबेबिलिटीज तुम्हारे सामने लिख दी है, तुम क्रॉस चेक भी कर सकते हो। ओके, अब आते हैं एक्चुअल क्वेश्चन पे। क्या ये एक प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन है? कैसे चेक करोगे? पहला स्टेप, हर प्रोबेबिलिटी को 0 या 0 से बड़ा होना चाहिए, कोई भी नेगेटिव नहीं हो सकती। कोई नेगेटिव है यहाँ पे? नहीं, कोई नेगेटिव नहीं है। सो फर्स्ट स्टेप तो चेक हो गया, कोई भी नेगेटिव नहीं है। सेकेंड स्टेप, इन सबका सम शुड बी इक्वल्स टू, इट शुड बी इक्वल्स टू 1। तो कर दो सबको प्लस, 1 + 2 + 3 + 4 प्लस करते करते इन सबका सम कितना आएगा? इन सबका सम आया है 36, एंड 36/36 कितना है? 36/36 इज अगेन इक्वल्स टू 1। सो यस, दिस इज अ प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन। वही 2 स्टेप्स थे, उनको मैंने चेक करा और चेक करके बता दिया कि ये एक प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन है। अंडरस्टूड? सो अब तक हमने रैंडम वेरिएबल और प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन डिस्कस कर लिया है। वी ऑलरेडी नो कोई फंक्शन जो भी मुझे जैसे टेबल दी है, मैं कैसे पहचानूंगी ये प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन है या नहीं। पहली कंडीशन थी सारी प्रोबेबिलिटीज को 0 या उससे बड़ा होना चाहिए, एंड दूसरी कंडीशन थी कि सारी प्रोबेबिलिटीज का सम, देयर सम शुड बी इक्वल्स टू 1। ओके, हमने अब देख लिया पहचानेंगे कैसे, इनका ग्राफ कैसे बनता है। किसी भी प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन की टेबल अगर मुझे दी है, कोई भी मुझे इंफॉर्मेशन दी है, तो मैं उससे ग्राफ कैसे बनाऊंगी। देखो, ये जो मैंने इंग्लिश में लिखा है इसको हिंदी में बताती हूँ, बहुत ईजी है। सिंपल कहानी ये है, जो भी वैल्यूज दी हैं, ऑल द गिवन वैल्यूज, ये जाएगी एक्स एक्सिस पर, और जो भी प्रोबेबिलिटीज आई हैं, दीज प्रोबेबिलिटीज, ये सब जाएगी वाई एक्सिस पे। देखो, वैल्यूज एक्स एक्सिस पे, प्रोबेबिलिटीज वाई एक्सिस पे। सिंपल, वही समान वही बात मैंने यहाँ पे लिखी है। द प्रोबेबिलिटीज जो भी तुम्हारी आ रखी है, जैसे 0.5, 0.25, ये सब वाई एक्सिस पे जाएगी, और जो वैल्यूज है योर एक्स आई, जो वैल्यूज गिवन है जैसे 0, 1, 2, ये सब एक्स एक्सिस पे जाएगा। जैसे यहाँ पे ग्राफ प्लॉट कर रखा है, वैल्यू कितनी थी? 0 आने की प्रोबेबिलिटी वाज 0.5, सो वैल्यू वाज 0, एक्स एक्सिस पे गया, प्रोबेबिलिटी वाज 0.5, तो उसको मैंने 0.5 तक एक्सटेंड कर दिया। वैल्यू थी 1, प्रोबेबिलिटी ऑफ 1 अकरिंग वाज 0.25, तो 1 गया एक्स एक्सिस पे, और 1 के अकर होने की प्रोबेबिलिटी दैट इज 0.25, वो प्रोबेबिलिटी गई वाई एक्सिस पे। समझ गए? ओके, अब ग्राफ्स को देख के अभी हम पढ़ने वाले हैं कि ग्राफ्स के शेप को देख के, लाइक कैन वी नेम समथिंग। इधर देखो, जो मैंने बोला उसे इग्नोर करो। आई हैव रिटन पॉजिटिव स्क्यू डिस्ट्रीब्यूशन। व्हाट डज दिस मीन? पहले तो ये याद करो, स्क्यू वर्ड का मतलब ही होता है एसिमेट्रिक। स्क्यू वर्ड का क्या मतलब होता है? स्क्यू वर्ड का मतलब होता है इस चीज में एसिमेट्री है, दिस इज समथिंग एसिमेट्रिक। लुक एट दिस ग्राफ, 1 इज द हाईएस्ट बार, फिर धीरे धीरे बार्स की लेंथ कम होती जा रही है। क्या तुम्हें इस ग्राफ का शेप दिख रहा है? क्या तुम्हें इस ग्राफ का शेप गिरता हुआ दिख रहा है? यस, दिस इज अ स्क्यू डिस्ट्रीब्यूशन। क्या तुम्हें यहाँ पे कहीं सिमेट्री दिख रही है? नहीं, यू कैन नॉट ड्रॉ अ लाइन ऑफ सिमेट्री फॉर दिस ग्राफ, नो। ये एक एसिमेट्रिक ग्राफ है। एसिमेट्रिक ग्राफ को हम स्क्यू डिस्ट्रीब्यूशन, हम कहते हैं कि ये कैसा डिस्ट्रीब्यूशन है? ये एक एसिमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन है, दिस इज अ स्क्यू डिस्ट्रीब्यूशन। अब ये पॉजिटिव वर्ड कहां से आया? 2 टाइप्स के ग्राफ होते हैं। फर्स्ट वन, एक सेकेंड, लेट मी मिनिमाइज दिस अ बिट। ओके, 2 टाइप्स के ग्राफ होते हैं, एक पॉजिटिव स्क्यू और एक नेगेटिव स्क्यू। अगर ग्राफ हायर वैल्यू से लोअर तक गिरता जा रहा है, गिरता जा रहा है, गिरता जा रहा है, दिस इज अ पॉजिटिव स्क्यू डिस्ट्रीब्यूशन। ग्राफ एसिमेट्रिक भी है और वैल्यूज कंसेक्यूटिवली गिरती जा रही है, प्रोबेबिलिटीज कंसेक्यूटिवली गिरती जा रही है, दिस इज अ पॉजिटिव स्क्यू डिस्ट्रीब्यूशन। इसका बिल्कुल ऑपोजिट नेगेटिव स्क्यू डिस्ट्रीब्यूशन।
अगेन देखो स्क्यू वर्ड का मतलब ही एसिमेट्रिक होता है, एसिमेट्री यहाँ पर भी है, इस ग्राफ में भी एसिमेट्री है। फर्क क्या है? फर्क ये है कि प्रोबेबिलिटीज कंसेक्यूटिवली बढ़ती जा रही है, इंक्रीज होती जा रही है। सो दिस इज एग्जांपल ऑफ, दिस वन इज एन एग्जांपल ऑफ नेगेटिव स्क्यू डिस्ट्रीब्यूशन। फिर वही काम, वैल्यूज क्या थी 1 2 3 4, वैल्यूज गई एक्स एक्सिस पे, प्रोबेबिलिटीज क्या थी 0.4 0.3 अप टू 0.1, तो ये प्रोबेबिलिटीज गई वाई एक्सिस पे। प्लॉट करा, शेप दिख गया मुझे, गिरता जा रहा है, ओके एसिमेट्री है, दैट मीन्स दिस इज अ स्क्यू डिस्ट्रीब्यूशन। प्रोबेबिलिटीज गिरती जा रही है, दैट मीन्स दिस इज अ पॉजिटिव स्क्यू डिस्ट्रीब्यूशन। इधर देखो एसिमेट्री है, दैट मीन्स दिस इज स्क्यू डिस्ट्रीब्यूशन। प्रोबेबिलिटीज बढ़ती जा रही है, दैट मीन्स दिस इज नेगेटिव स्क्यू डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है, अब लुक एट दिस ग्राफ, रोलिंग अ डाइस वंस, ये किस चीज का ग्राफ है? दिस इज अ ग्राफ ऑफ अ रैंडम इवेंट जहां पे तुम एक डाइस को रोल कर रहे हो। वी ऑलरेडी नो जब मैं एक डाइस को रोल करूंगी तो क्या आउटपुट्स आ सकते हैं? माई आउटपुट्स कैन बी 1 2 3 4 5 एंड 6। हमें ये भी पता है कि डाइस को रोल करना इट्स एन इक्वली लाइकली इवेंट, ये एक इक्वली लाइकली इवेंट है। व्हाट डू आई मीन बाय इक्वली लाइकली इवेंट? 1 आने की प्रोबेबिलिटी, 2 आने की प्रोबेबिलिटी, 3 4 5 6 आने की प्रोबेबिलिटी सेम है। प्रोबेबिलिटी ऑफ एनी ऑफ दीज नंबर्स अकरिंग इट इज 1/6। तुम देख सकते हो सबकी प्रोबेबिलिटी सेम है, यही होता है इक्वली लाइकली इवेंट। ओके, सो इक्वली लाइकली इवेंट का ग्राफ हमेशा ऐसा दिखता है, सारे बार्स सेम लेंथ के बनेंगे, ऑल बार्स विल बी ऑफ द सेम लेंथ। क्यों? अरे क्योंकि 1 आने की प्रोबेबिलिटी, 3 आने की प्रोबेबिलिटी, 4 आने की प्रोबेबिलिटी, इन सब के आने की प्रोबेबिलिटी सेम है, इक्वली लाइकली इवेंट है। एंड यस दिस इज अ यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन। तो मैं सिमेट्री दिख रही है ना ग्राफ में, ये देखो मैं बीच से, एक सेकेंड, 1 सेकेंड, ओके यस, मैं बीच से एक लाइन ऑफ सिमेट्री ड्रॉ कर सकती हूँ। फ्रॉम एनी गिवन पॉइंट आई कैन ड्रॉ लाइन ऑफ सिमेट्री, लाइक सी दीज 2 ग्राफ्स आर सिमेट्रिकल, दीज 2 आर सिमेट्रिकल। सो ये कैसा डिस्ट्रीब्यूशन है? दिस इज अ यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन। तुम्हें देख के ही पता चल रहा है, यस इट हैज सम सिमेट्री टू इट। अब अगला एग्जाम्पल देखो, द नेक्स्ट एग्जाम्पल इज रोलिंग अ डाइस ट्वाइस। What do I mean by rolling a dice twice? एक डाइस को 2 बार रोल करा तो सैंपल स्पेस कैसा बनेगा? 1,1 1,2 1,3 अप टू 6,6। याद है हमें 36 हमारे ऐसे आउटकम्स बनते हैं। ठीक है, दिस इज सम ऑफ पेयर्स। ऐसा क्वेश्चन हम ऑलरेडी कर रखे हैं, ये वहीं से उठाया है। सो तुमने 2 डाइस को रोल करा या फिर एक डाइस को तुमने 2 बार रोल करा, उन आउटकम्स का सम, क्या पॉसिबल वैल्यूज आ सकती है? सम 2 भी आ सकता है, 1,1 प्लस करोगे तो 2 आएगा। सम 3 भी आ सकता है, 1,2 2,1। सम 4 भी आ सकता है, 2,2 एंड सो ऑन, 1,3 3,4। सम 5 भी आ सकता, 3,1, सम 5 भी आ सकता है, 6 भी आ सकता है, ऑल अप टू 12। तो ये ऑल पॉसिबल वैल्यूज हो गई मेरे रैंडम वेरिएबल एक्स की। एक्स क्या स्टोर कर रहा है? एक डाइस को 2 बार रोल करने पे जो सम आता है ये उनको स्टोर कर रहा है। ओके, सो 36 का सैंपल स्पेस बनता था, हम ऑलरेडी देख के आ चुके हैं। 2 आने की प्रोबेबिलिटी क्या है? 1/36। उन 36 आउटकम्स में से सिर्फ एक ही फेवरेबल इवेंट ऐसा है जिसका सम 2 आए। सिमिलरली 10 आने की प्रोबेबिलिटी 3/36। सबकी प्रोबेबिलिटी कैसे निकलती है ये हम देख चुके हैं, ये तुम्हें ऑलरेडी आता है। पॉइंट क्या है? ग्राफ कैसे प्लॉट होगा। सेम चीज करोगे, एक्स की सारी वैल्यूज, रैंडम वेरिएबल्स जो भी वैल्यूज ले सकता है वो कहाँ जाएगी? वो सब जाएगी एक्स एक्सिस पे। तो ये सब किधर जाएंगे? ये इधर जाएंगे एक्स एक्सिस पे। एज यू कैन सी 2 से लेकर 12 तक सब एक्स एक्सिस पे प्लॉटेड है। ओके, जो एक्चुअल प्रोबेबिलिटीज है, द प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स कहाँ आएंगी? प्रोबेबिलिटीज जाएंगी वाई एक्सिस पे। देख लो प्रोबेबिलिटीज वाई एक्सिस पर है। एक एक करके सबको प्लॉट करा। 2 की प्रोबेबिलिटी 1/36। अब इसे इधर देखो, इसको तुम डेसिमल वैल्यू में समथिंग में कन्वर्ट करोगे, यू विल गेट अ वेरी स्मॉल डेसिमल वैल्यू, यहाँ पे कहीं इट विल लैंड। तो ऐसे मैंने एक एक करके सबका ग्राफ प्लॉट कर दिया। ग्राफ प्लॉट करना हम 9th क्लास से सीख चुके हैं, वी ऑलरेडी नो हाउ टू प्लॉट अ ग्राफ। क्या तुम्हें इस ग्राफ में सिमेट्री दिख रही है? यस, सिमेट्री दिख रही है। ये देखो बीच से मैंने एक लाइन ऑफ सिमेट्री ड्रॉ कर दी, जो वैल्यूज इधर है सेम वैल्यूज यहाँ पे अपीयर हो रही है। यू नो ना, सी जो हाइट इस बार की है वही हाइट इस बार की, दिस बार हाइट दिस बार हाइट, इट इज द एग्जैक्ट सेम। सो यस, मुझे इस ग्राफ में सिमेट्री दिखाई दे रही है। दिस इज एन एग्जांपल ऑफ सिमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन। अब देख के पहचान लोगे कि स्क्यू सिमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन, स्क्यू सिमेट्रिक कह रही हूँ, मैट्रिक्स निकल गया। स्क्यू डिस्ट्रीब्यूशन किसका है?
पॉजिटिव स्क्यू डिस्ट्रीब्यूशन, नेगेटिव स्क्यू डिस्ट्रीब्यूशन, यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन किसका है, सारे नाम सामने लिख दिए। ओके, एक लास्ट सिनेरियो को देखते हैं, थोड़ा और क्लियर हो जाएगा। लुक एट दिस टाइप ऑफ ग्राफ। तुमने एक कॉइन को 3 बार टॉस करा, नो दिस इज, अच्छा तुमने 3 कॉइन टॉस करे, कॉइन नंबर 1, कॉइन नंबर 2 और कॉइन नंबर 3। एक रैंडम वेरिएबल है जो क्या काउंट कर रहा है, इट काउंट्स द नंबर ऑफ हेड्स अपीयरिंग फर्स्ट। व्हाट इज इट काउंटिंग, द नंबर ऑफ हेड्स अपीयरिंग फर्स्ट। 3 कॉइन टॉस करोगे, क्या क्या ये रैंडम वेरिएबल क्या क्या वैल्यूज ले सकता है, 1, 2, 3 एंड हेड्स आया ही नहीं, नील, नॉट अवेलेबल, क्या है ये, हेड्स आया ही नहीं। इधर देखो, मैंने सैंपल स्पेस तभी लेकर आई हूं मैं ताकि तुम्हें कंफ्यूजन ना हो। प्रोबेबिलिटी ऑफ x की वैल्यू b इक्वल्स टू 1 क्या है, 4/8। कौन से केसेस की बात हो रही है, ये देखो, हेड्स पहले दिख रहा है, हेड्स पहले दिखा, हेड्स पहले दिखा, हेड्स पहले दिखा। इन 8 में से इन 4 केसेस की बात हो रही है व्हेन आई एम टॉकिंग अबाउट x की वैल्यू इक्वल्स टू 1। ओके, x की वैल्यू 2 के बराबर कब होगी, जब हेड्स तुम्हें दूसरे नंबर पे दिखेगा। देखो हेड्स दूसरे नंबर पे, हेड्स दूसरे नंबर पे अपीयर हो रहा है। ओके, x की वैल्यू 3 कब होगी, जब हेड्स तुम्हें तीसरे नंबर पे दिखेगा। देखो हेड्स तीसरे नंबर पे, दैट्स इट। एक ही, पूरे 8 में से सिर्फ एक ही ऐसा सिनेरियो है जहां पे हेड्स इज अपीयरिंग एट 3rd पोजीशन फर्स्ट। ओके, नॉट अवेलेबल, ऐसा इन 8 में से कोई ऐसा डेटा पॉइंट है जहां पे हेड्स आ ही नहीं रहा, जहां हेड्स दिख ही नहीं रहा। एब्सोल्युटली, ये देखो तीनों बार टेल्स आया है। सो 8 में से ऐसा एक इवेंट है जहां पे हेड्स दिख ही नहीं रहा। ग्राफ कैसे प्लॉट करेंगे, सारी वैल्यूज एक्स एक्सिस पे, सो 1, 2, 3 अनिल, ये गया एक्स एक्सिस पे, एंड सारी प्रोबेबिलिटीज वाई एक्सिस पे। वैल्यूज मैच करते गए, मैच करते गए, मुझे ग्राफ मिल गया। तुम्हें इस ग्राफ में सिमेट्री दिख रही है, नहीं, सिमेट्रिकल तो नहीं है, डेफिनेटली इट्स एन एसिमेट्रिक ग्राफ, इट हैज सम लेवल ऑफ स्क्यूनेस, इसमें सम लेवल ऑफ एसिमेट्री है। मैं इसे पॉजिटिव स्क्यू डिस्ट्रीब्यूशन भी नहीं बोल सकती, मैं इसे नेगेटिव स्क्यू डिस्ट्रीब्यूशन भी नहीं बोल सकती, क्योंकि मेरा ग्राफ ना थोड़ा ऐसा जा रहा है, वैल्यूज गिरी फिर एकदम से फिर से उठ गया। कैन यू सी, बार पहले गिरता जा रहा था एंड देन थोड़ा सा वेरी स्लाइट, इट टेंड्स टू स्क्यूनेस, आई कैन से दैट कि स्क्यू सा लग रहा है। ओके, सो हमें परफेक्टली इसे पॉजिटिव नेगेटिव स्क्यू तो नहीं बोल सकते, सो यू कैन से इट हैज सम लेवल ऑफ स्क्यूनेस। आई होप ग्राफ्स तुम्हें अब क्लियर हो गए होंगे। ग्राफ्स काफी इजी टॉपिक है, इट इज नॉट वेरी डिफिकल्ट, तुम शक्ल देख के ही पहचान लोगे अब कौन सा ग्राफ सिमेट्रिक है, कौन सा कैसा है। सो दैट्स इट फॉर ग्राफ्स। आवर लास्ट टॉपिक इज क्यूमुलेटिव डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन। इस वीडियो में सिर्फ थ्योरी कवर करेंगे, विल लुक एट अ फ्यू एग्जांपल्स, बट इस टॉपिक में थ्योरी से ज्यादा जरूरी इसके क्वेश्चंस हैं। क्वेश्चंस तुम्हें काफी अलग दिख सकते हैं, दे आर वेरी डिफरेंट। सो लेट्स स्टार्ट विद द थ्योरी फर्स्ट, क्योंकि क्वेश्चन तो तभी करोगे ना जब तुम्हें पता होगा कि ये फंक्शन क्या है। ओके, बिफोर वी एक्चुअली गेट टू दिस, इस सिनेरियो को देखो, तुमने कॉइन को 3 बार टॉस करा। x एक रैंडम वेरिएबल है जो क्या करता है, इट काउंट्स द नंबर ऑफ हेड्स। अच्छा, अब एक कॉइन को तुम 3 बार टॉस करोगे, क्या पॉसिबिलिटीज है, x क्या क्या वैल्यूज ले सकता है, या तो हेड्स आया ही नहीं, x की वैल्यू 0, या फिर सिर्फ एक ही हेड्स आया, x की वैल्यू 1, 2 हेड्स आए, x की वैल्यू 2, और तीनों बारी हेड्स आ गया, x की वैल्यू 3। सो यही मैंने यहाँ पे लिखा है, मैंने एक टेबल बनाई है दैट सेज x या तो 0 वैल्यू ले सकता है, 1, 2 या 3। हमें पता है एक कॉइन को 3 बार टॉस करने पे सैंपल स्पेस कैसा दिखता है, ऐसा वाला सैंपल स्पेस बनता है, HTH, यू नो ना दिस वन। अब मुझे पूरा तो आई विल ऑब्वियसली नॉट मेक द सैंपल स्पेस, मैं पिछली स्लाइड में सैंपल स्पेस तुम्हें ऑलरेडी दिखा दिया था, काम की बात इधर समझो। सो x ये 4 वैल्यूज ले सकता है एंड सबकी प्रोबेबिलिटीज नीचे मेंशन्ड है। ग्राफ देखना जरा एक बार, इसका ग्राफ कैसा बन रहा है। लेट्स जस्ट रिवाइज, ग्राफ हम कैसे बनाते हैं, जो भी वैल्यूज x ले सकता है वो कहाँ जाएगी, वो x एक्सिस पे जाएगी, एंड जो भी प्रोबेबिलिटीज आई हैं फॉर ईच xi, जो भी प्रोबेबिलिटीज आई हैं वो कहाँ जाएगी, वो y एक्सिस पे जाएगी। इन सबको प्लॉट कर दो, कैन यू सी दिस इज अ सिमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन, है ना, जो लेंथ इस बार की है वही लेंथ इस बार की भी है, मैं बीच में से एक लाइन ऑफ सिमेट्री ड्रॉ कर सकती हूँ, दिस इज अ सिमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन। ओके, सो ये तो हमारी पुरानी बातें हो गई, वो कॉन्सेप्ट हमने रिवाइज कर लिया। कैन यू टेल मी प्रोबेबिलिटी जहां x की वैल्यू 2 के बराबर होगी। अब इंस्टेड ऑफ जंपिंग राइट टू द टेबल, पहले खुद से पूछो x की वैल्यू 2 होने का मतलब क्या है, व्हाट डू यू मीन बाय x की वैल्यू 2 के बराबर होगी। इट मीन्स x क्या कर रहा है,
x एक ऐसा रैंडम वेरिएबल है जो नंबर ऑफ हेड्स को काउंट कर रहा है। तो मैं दूसरे शब्दों में तुमसे क्या पूछ रही हूँ, प्रोबेबिलिटी बताओ 3 कॉइन्स को टॉस करने पे 2 हेड्स आए। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी कि जब तुम 3 कॉइन्स टॉस करो तो तुम्हें 2 हेड्स मिले। टोटल आउटकम्स कितने होते हैं 3 कॉइन टॉस करने पे? टोटल आउटकम्स 8 होते हैं। फेवरेबल आउटकम्स कितने हैं? इन हाउ मेनी आउटकम्स यू विल गेट 2 हेड्स? देयर आर 3 सच फेवरेबल आउटकम्स। तो ये तो बहुत इजी था, ये तो बचपन से पढ़ते हुए यार 10th क्लास से हमने सीख लिया है कैसे निकालते हैं ऐसी प्रोबेबिलिटी। ओके, माय नेक्स्ट क्वेश्चन इज, क्या तुम मुझे प्रोबेबिलिटी बता सकते हो कि एटलीस्ट 1 हेड अकर्स, एक हेड तो आना ही चाहिए। इसको मैं मैथमेटिकल टर्म्स में कैसे लिख सकती हूँ? प्रोबेबिलिटी दैट रैंडम वेरिएबल 1 होगा या फिर 1 से बड़ा हो सकता है। देखो 1 एटलीस्ट 1 हेड अकर्स मतलब 1 तो हेड आना ही चाहिए, एक से ज्यादा भी आ सकते हैं, एक तो पक्का कंफर्म है आना चाहिए। इसकी प्रोबेबिलिटी कैसे निकालोगे? दूसरा सिनेरियो देखो, प्रोबेबिलिटी दैट एट मोस्ट 1 हेड अकर्स, एट मोस्ट मतलब ज्यादा से ज्यादा एक हेड आ सकता है। 0 आ जाए चलेगा, 1 आ जाए चलेगा, 2 नहीं चलेगा, क्योंकि क्या कह रहा है एट मोस्ट 1 हेड अकर्स, ज्यादा से ज्यादा एक हेड आ सकता है, उससे ज्यादा नहीं। अब तुम क्या करोगे इस सिनेरियो को देखो, दैट मीन्स 0 हेड्स आ जाए ये प्रोबेबिलिटी कंसिडर करोगे, 1 हेड्स आ जाए ये प्रोबेबिलिटी कंसिडर करोगे। बट अभी तक इन दिस लेक्चर इन वीक 9 क्या तुमने पढ़ा है? तुम्हें एक टेबल दे दी मैंने एंड उस टेबल में से यू हैव टू कंसिडर 2 आउटकम्स, यू आर कंसिडरिंग 2xi, x1 और x2 एंड इन दोनों को कंसिडर करके यू आर टेलिंग मी अ प्रोबेबिलिटी। इन दोनों को कंसिडर करके तुम प्रोबेबिलिटी निकाल रहे हो? नहीं, अब तक हमने ऐसा कुछ नहीं पढ़ा। हम तब से क्या पढ़े जा रहे हैं? वी आर स्टडिंग x की अगर वैल्यू 2 है तो प्रोबेबिलिटी बता दो, तुमने सीधा पढ़ के बोल दिया 3/8। अगर x की वैल्यू 1 है तो प्रोबेबिलिटी बता दो, तुमने पढ़ के बोल दिया अगेन 3/8। तुमने तो सिर्फ इंडिविजुअल केसेस की प्रोबेबिलिटी पढ़ना निकालना सीखा है अप अंटिल नाउ। सो हमारा जो न्यू टॉपिक है दैट इज क्यूमुलेटिव डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन। ये क्या करता है, जब भी तुम्हें ऐसा प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन दिया होगा, कौन है ये पता है ना तुम्हें, ये प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन है। जब भी तुम्हें कोई ऐसा प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन दिया होगा उसमें 2 या 2 से ज्यादा केसेस, 2 या 2 से ज्यादा एक्साइज को कंसिडर करके प्रोबेबिलिटी निकालने को कहते हैं क्यूमुलेटिव डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन। सो दिस इज व्हेन यू यूज क्यूमुलेटिव डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन। कम समझ आया होगा, आई नो, क्वेश्चन जब करेंगे और क्लियर होगा। इट इज अ वेरी लिटिल ट्रिकी टॉपिक क्योंकि इसकी थ्योरी और इसके क्वेश्चंस दे डू नॉट मीट वेरी वेल। चलो आगे पढ़ते हैं। क्यूमुलेटिव डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन प्रोबेबिलिटी फॉर अ कलेक्शन ऑफ इवेंट्स, वही बात जो मैंने अभी बोली, 2 या 2 से ज्यादा इवेंट्स की जब कलेक्शन की प्रोबेबिलिटी की मैं बात करूंगी, जब तुम्हें 2 या 2 से ज्यादा इवेंट्स को कंसिडर करके उनकी प्रोबेबिलिटी निकालनी है, तब हम यूज करते हैं CDF। कैसे रिप्रेजेंट करते हैं? इट इज रिप्रेजेंटेड यूजिंग अ कैपिटल F। और क्योंकि ये एक फंक्शन है, थोड़ी बातें तो रटने वाली होती है। कैसे एक्सप्रेस किया जाता है? फंक्शन में जब तुम a की वैल्यू डालोगे, इट्स प्रोबेबिलिटी, कैसे लिख सकती हूँ मैं इधर, हाँ, फंक्शन में जब तुम a की वैल्यू डालोगे इट शुड बी इक्वल टू द प्रोबेबिलिटी ऑफ x लेस देन और इक्वल्स टू a। ये कुछ भी नहीं है, अभी तुम देखो इसका मतलब पता है। लेट्स से फंक्शन में मैंने a में तुम कोई भी वैल्यू पुट कर लो, फॉर एग्जांपल लेट्स से 3, सिर्फ एक रैंडम नंबर चूज कर रही हूँ जस्ट सो यू नो कि हम कैसे यूज करते हैं इसे। सो in CDF if I put the value of 3, the probability should be x less than equals to 3। I know ये समझ नहीं आया होगा एंड ये तुम्हें उतना ज़रूरी भी नहीं है वैसे, ये बात समझना, याद कर लो फॉर नाउ। क्वेश्चन अभी मैं तुम्हें नीचे दिखाती हूँ, इसका क्वेश्चन शुरू कहाँ से होता है। क्वेश्चन द मोस्ट बेसिक क्वेश्चन कैसा आता है CDF का, ये देखो सबसे आसान क्वेश्चन CDF का। लेट x बी ए डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल, ठीक है, x एक डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल है with the following probability mass function। एक बार चेक करें है भी ये probability mass function। कैसे चेक करते हैं? सारी probabilities को पॉजिटिव या 0 होना चाहिए, हाँ जी ये सब पॉजिटिव हैं। और दूसरा क्या था, इन सब का सम शुड बी इक्वल्स टू 1। सो कर दो सबको प्लस, वेरी इजी, 1/4 प्लस 1/2, 1/4 प्लस 1/2, 1/8 प्लस 1/8 को सीधा 2/8 लिख देती हूँ। सो ये हो जाएगा 2 प्लस 4 प्लस 2, एलसीएम में आ गया 8, ये हो गया 8/8 एंड यस सबका सम प्लस करूँ तो 1 आ रहा है।
देयरफॉर मैं कंफर्म कर सकती हूँ यस दिस इज अ प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन। ठीक है, तो ये तो कुछ पुरानी बातें रिवाइज हो गई। अब आते हैं क्वेश्चन पे, क्या कह रहा है, द क्यूमुलेटिव डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन ऑफ एक्स इज गिवन बाय दिस। तुम्हें क्यूमुलेटिव डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन ये तुम्हें निकालना होता है। अगर तुम्हें प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन दे देना तो ये ऐसा पूरा एफ ऑफ ए ये तुम खुद बैठ के निकालोगे। लेट अस सी कैसे निकलता है। इधर देखो, ए कौन है, ए इज अ वेरिएबल, इसको एज अ रैंडम कोई भी नंबर है ये जो इन वैल्यूज को ले सकता है। ए की वैल्यू 1 भी हो सकती है, ए की वैल्यू 2 भी हो सकती है, ए की वैल्यू 3 भी हो सकती है, ए की वैल्यू 4 भी हो सकती है। सो ए कौन है, ए इज जस्ट अ नंबर, इनमें से किसी भी वैल्यू को ले सकता है। आगे पढ़ते हैं, उसने मुझे बोला है सीडीएफ बनाओ इसका, क्रिएट द क्यूमुलेटिव डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन ऑफ एक्स। कैसे बनेगा, हम सबसे पहले लिखते हैं सिंपल एफ ऑफ ए। एफ क्यों लिखा, क्योंकि सीडीएफ को इसी से रिप्रेजेंट करते हैं, ये डिनोशन है। ठीक है, सो हम ये लिखेंगे, पुट अ ब्रैकेट। अब चेक करो ए की वैल्यू कहां से लेके कहां तक तुम लेके जा सकते हो। वी ऑलरेडी नो दैट प्रोबेबिलिटी 0 हो सकती है। सही लिखा है मैंने ये, नहीं नहीं ये ऐसे होगा ना, 1 सेकेंड। हाँ, हमने सीखा है प्रोबेबिलिटी या तो 0 के बराबर होगी या फिर 0 से बड़ी होगी। प्रोबेबिलिटी कभी 0 से छोटी नहीं हो सकती। तो एक चीज याद कर लो, ए की वैल्यू जब तुम इन सब में पुट करोगे ए की वैल्यू कभी नेगेटिव तो नहीं आ सकती। क्यों, क्योंकि प्रोबेबिलिटी, इट इज इम्पॉसिबल फॉर प्रोबेबिलिटी टू बी नेगेटिव। ठीक है, चलो इधर देखते हैं। सो व्हाट इज द लीस्ट, सबसे छोटी वैल्यू जो ए ले सकता है, ए की सबसे छोटी वैल्यू हो सकती है 0। देखो ना, अगर ए 1 से छोटा होगा, ये मेरी नंबर लाइन है, दिस इज माई नंबर लाइन, ये रहा 1, मैं ये सारे डिस्क्रीट पॉइंट्स को मार्क कर रही हूँ, 1 2 3 4, आगे तक बढ़ा देते हैं 5 6, ये रहा 0, ये रहा -1। अब मैं ए को भेज रही हूँ, ये लो ए, ये वाली वैल्यू ले लो, ए 2 की वैल्यू ले लेगा, ए 3 वैल्यू ले लेगा। ए पहुंच जाए यहाँ पे, ए की वैल्यू नेगेटिव तो नहीं हो सकती, इट इज इम्पॉसिबल फॉर ए टू बी नेगेटिव। क्यों, फिर वही बात रिपीट कर रही हूं मैं, थोड़ा रेपिटेटिव हो रहा है, क्योंकि प्रोबेबिलिटी नेगेटिव नहीं हो सकती। सो अगर ए 1 से पीछे कोई भी वैल्यू लेने का ट्राई करेगा और नेगेटिव में जा ही नहीं पाएगा, द लीस्ट वैल्यू इट कैन टेक अप इज 0। सो द लीस्ट वैल्यू इट कैन टेक अप इज 0। ठीक है, यहां तक हमने बात कर ली। अब बात करते हैं व्हाट इफ। व्हाट इफ a इज इक्वल्स टू, एक सेकेंड थोड़ी जगह बना लेते हैं। ओके, नाउ व्हाट इफ, मैंने ये तो बात कर ली अगर a 1 से छोटा होगा, इसकी बात कर ली मैंने। व्हाट इफ a 1 के बराबर है, a 1 के बराबर है या 2 से छोटा। अब मैं इस रेंज की बात कर रही हूँ, 1 के बराबर या फिर 2 से छोटा, इस रेंज की बात कर रही हूँ मैं। 1 इंक्लूडेड है, तभी मैंने ऐसे इसको कलर से फिल कर दिया। दिस इज कॉल्ड अ क्लोज इंटरवल। क्लोज इंटरवल कैसे दिखाते हैं नंबर लाइन पे, देखो मैंने इस सर्कल को ऐसे कलर से फिल कर दिया और इसको मैंने एम्प्टी छोड़ा है, क्योंकि यहाँ पे 2 इंक्लूडेड नहीं है। तुम्हें दिख रहा है मैंने 2 को इंक्लूड करा है, नहीं 2 को इंक्लूड नहीं करा। तो ये मैं क्या कहना चाह रही हूँ, अगर ए ने 1 से लेके 2 तक कोई भी वैल्यू ले ली तो वैल्यू क्या निकल के आएगी, व्हाट वुड बी द सीडीएफ फॉर ए, it will be equals to पुरानी वैल्यू that was 0, एक सेकेंड, it will be equals to पुरानी वैल्यू that was 0 प्लस 1 पे जो वैल्यू अकर होनी है, प्लस प्रोबेबिलिटी एट 1, प्लस 1 पे प्रोबेबिलिटी कितनी है 1/4। अब देखो यू विल से ये 0 क्यों प्लस करा, सीडीएफ में एक्चुअली थोड़ा सा कैलकुलस यूज होता है, वी यूज लिटिल बिट कैलकुलस, क्योंकि वो लेक्चर में इंक्लूडेड नहीं था इन द आईआईटी मद्रास लेक्चर, मुझे भी अलाउड नहीं है वो सब इंक्लूड करना। सो प्लीज इजी है, याद कर लो, तुम्हारे बेनिफिट में रहेगा। करना जरा 0 और 0 + 1/4 करना जरा, आंसर आएगा 1/4, सिंपल। ठीक है, अब मैंने ये भी बात कर ली। व्हाट इफ ए 2 के बराबर या फिर 2 से बड़ा है अप अंटिल 3 इज नॉट इंक्लूडेड। तो अब मैं इस इंटरवल की बात कर रही हूं, 2 इंक्लूडेड अप अंटिल 3। इस इंटरवल में क्या वैल्यू आ सकती है कि पुरानी वैल्यू दैट वाज 0 प्लस पुरानी वैल्यू दैट वाज 1/4 प्लस 2 पे कितनी प्रोबेबिलिटी थी, 2 पे प्रोबेबिलिटी थी 1/2। तो कर लो जरा साइड में,
प्लस होना चाहिए, ये कर लो साइड में। 0 प्लस 1/4 प्लस 1/2 क्या आएगा? 1/4 प्लस 2/4, that will be 3/4. So what do I get the CDF here? I get it 3/4. चलो और आगे बढ़ते हैं। What if a की वैल्यू 3 के बराबर या 3 से बड़ी हो अप अंटिल 4। अब मैं यहाँ की बात कर रही हूँ, 3 इंक्लूडेड अप अंटिल 4। ऑब्वियसली तुम्हें वो दिखेगा नहीं, तो चलो कैसे करेंगे? पुरानी वैल्यूज का सम, तो 0 प्लस 1/4 प्लस 3/4 प्लस 3 पे कितनी प्रोबेबिलिटी थी? 3 पे प्रोबेबिलिटी थी 1/8। आई थिंक अब तुम पैटर्न समझ गए होगे हम तब से क्या कर रहे हैं, तो कर दो सबको प्लस। 1/4 प्लस होगा 3/4, दिस इज सिंपली बट 3/4 प्लस 1/8, that is nothing but 2 3 is 6 plus 1/8, that is 7/8। तो यहाँ कितनी वैल्यू आ गई मेरी? 7/8। पैटर्न समझ गए हम क्या कर रहे हैं? बस उतना ही चाहिए। क्या करना है? पुरानी वैल्यूज प्लस करते रहो एंड जो फर्स्ट इंटरवल है उसकी प्रोबेबिलिटी उसमें ऐड कर दो, और करते डोंट वरी। ओके, अब a की वैल्यू 4 के बराबर या 4 से बड़ी हुई तो, a की वैल्यू 4 के बराबर या 4 से बड़ी हुई तो CDF क्या आएगा? पुरानी वैल्यूज इन सबको प्लस करके यहाँ तक 7/8 आया था, प्लस 4 पे जो भी प्रोबेबिलिटी गिवन है। 4 पे प्रोबेबिलिटी कितनी है? 1/8। करना जरा प्लस, आंसर आ जाएगा 8/8, दैट इज इक्वल्स टू 1। अंडरस्टूड? चलो अब तुम बोलोगे मैंने यहाँ पे 5 क्यों नहीं लिखा? मैंने इसे रिस्ट्रिक्ट इसलिए नहीं करा क्योंकि अब तो ये आगे तक चलता जाएगा चलता जाएगा। ए पॉजिटिव वैल्यू तो ले सकता है ना, वो नंबर लाइन में राइट साइड को तो कहीं तक भागे, उसकी मर्जी। वो 0 को क्रॉस नहीं कर सकता, इसीलिए यहाँ पे हमने शुरू 0 से करा है। ए की सबसे छोटी वैल्यू दैट इट कैन टेक अप इज 0। अब इधर तो वो पॉजिटिव की ओर भागता जाए। इस टेबल को तुम और आगे बढ़ाते रहो, इफ योर चॉइस। अगर तुम्हें डेटा गिवन है तो तुम इस टेबल को और आगे बढ़ा सकते हो, 0 से पीछे नहीं जा सकते। पॉजिटिव में तो तुम इसको यू कैन फर्दर इंक्रीज इट। चलो लेट्स लुक एट द ग्राफ। हम तब से हमने देख लिया प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन के ग्राफ कैसे बनते हैं। नाउ लेट अस सी इस क्यूमुलेटिव डिस्ट्रीब्यूटिव फंक्शन का ग्राफ कैसे बनता है। एक छोटी सी चीज बिफोर वी मूव फॉरवर्ड, थ्योरी पे आते हैं थोड़ा। इधर देखो, कभी भी तुम्हारा टेबल यू हैव अ प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन, वैल्यूज दिख रही है तुम्हें 1/4, 1/2, 1/8। डोंट कंसिडर दीज प्रोबेबिलिटीज, आई एम टॉकिंग अबाउट ये, इसकी बात कर रही हूं मैं। यहाँ देखो वैल्यूज तुम्हें दिख रहे हैं बढ़ती हुई, 1 2 3 4, वैल्यूज इंक्रीज होती हुई दिख रही है। कभी भी इधर पढ़ो, इफ x इज अ डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल हुज पॉसिबल वैल्यूज आर x1 x2 x3, इनकी बात नहीं कर रही, अभी थोड़ी देर पहले बोला था इनकी बात नहीं कर रही मैं, x की बात कर रही हूँ, वैल्यूज दैट x कैन टेक। सो x की जो भी वैल्यूज मेरा डिस्क्रीट वेरिएबल x ले सकता है, इफ दे आर इन सच पैटर्न, बढ़ते जा रहे हैं, देखो 1 से बड़ा 2, 2 से बड़ा 3, 3 से बड़ा 4, बढ़ते जा रहे हैं, दे आर इंक्रीजिंग, देन ऐसा फंक्शन इज अ स्टेप फंक्शन। देन द डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन f, जो मेरा क्यूमुलेटिव डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन है, देन द डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन ऑफ x इज अ स्टेप फंक्शन। इसका CDF देखो ना, बढ़ती जा रही है वैल्यूज, इंक्रीज होती जा रही है, तो इसका CDF कैसा होगा? इसका क्यूमुलेटिव डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन कैसा दिखेगा? इट विल लुक लाइक अ स्टेप फंक्शन। जिसने 12th में 11th में मैथ्स पढ़ी है वो ऑलरेडी जानता है स्टेप फंक्शन क्या होता है। थोड़ा इसे समझते हैं क्या है। छोटी सी मिस्टेक है, पिक दिस अप फ्रॉम द IIT मद्रास लेक्चर। इसमें मुझे एक छोटी सी मिस्टेक दिखी है, करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग, बट आई एम वेरी श्योर इन्होंने ये उल्टा कर दिया। यहाँ पे ये फिल होना चाहिए था एंड ये एम्प्टी होना चाहिए था। क्लोज इंटरवल इधर होना चाहिए था, ओपन इंटरवल यहाँ होना चाहिए था। क्लोज इंटरवल, ओपन इंटरवल, क्लोज इंटरवल एंड देन ये चलता जाएगा। ओके, what is included? थोड़ी देर पहले हमने वो टेबल बनाई थी जहां हमने बात करी थी अबाउट क्या क्या वैल्यूज हमारा फंक्शन ले सकता है। सो इट कुड बी 0, 1/4, 3/4, 7/8 एंड 1। कौन से इंटरवल में? 1 से लेके 2, 2 से लेके 3, 3 से लेके 4, 4 एंड सो ऑन। अब तुम देखोगे एट 4 दैट इज द वैल्यू 1, जब वैल्यू 1 आ गई है मेरी, यहाँ पे तो फंक्शन भागे जा रहा है। एट 4 देखो, लाइन भी बना देती हूँ, एट 4 जहां मेरी वैल्यू 1 आई है वहां से तो फंक्शन ये सीधा चले जा रहा है। ऐसा क्यों?
अरे क्योंकि ए कोई भी पॉजिटिव वैल्यू तक इसे एक्सटेंड कर सकते हो। मेरा ग्राफ 0 पे क्यों रुका, इसको आगे तक क्यों नहीं बढ़ाया, क्योंकि वो 0 के पीछे तो ये सारी नेगेटिव वैल्यूज आती है ना, पीछे तो वो जा ही नहीं सकता, नेगेटिव पे तो वो जा ही नहीं सकता, इट इज इम्पॉसिबल। ठीक है, सो जस्ट अ क्लैरिफिकेशन राइट देयर। एंड ये होना चाहिए था, यहाँ पे क्लोज इंटरवल्स बनने चाहिए थे, ये लोग आर ओपन इंटरवल्स। क्या होता है क्लोज इंटरवल, ओपन इंटरवल? देखो जैसे मैंने एक नंबर लाइन बनाई है, दिस इज 1 एंड दिस इज 2। इफ आई ड्रॉ दिस, ये इसका मतलब मेरे इंटरवल में 1 इंक्लूडेड है और 2 इंक्लूडेड नहीं है। 1 या 1 से बड़ी वैल्यूज अप अंटिल 2 से ऑल छोटी वैल्यूज, 2 इंक्लूडेड नहीं है। ठीक है, चलो देखते हैं कैसे बनता है। अब मैं थोड़ा इरेज कर रही हूँ टू मेक इट जस्ट क्लीन। तो मैंने ऑलरेडी बता दिया क्या छोटी सी मिस्टेक है यहाँ पे। आगे बढ़ते हैं। ओके, जब फंक्शन 1 से छोटा है, अगेन भाई ओपन इंटरवल, जब फंक्शन 1 से छोटा है दैट मीन ए की वैल्यू यहां से यहां तक कहीं आ रही है, what value am I getting, what answer am I getting, it will be equals to 0। तभी लाइन यहां ऐसे 0 पे लेटी हुई है। जब a की वैल्यू 1 इंक्लूडेड अप अंटिल 2 तक भाग रहा है, जब a की वैल्यू यहां पे लेट्स से आई एम पुटिंग, जब a इधर रन कर रहा है तो मुझे कितना आंसर मिल रहा है, आई गेट अ 1/4। कितना मिल रहा है, 1/4। अब तुम बोलोगे कैसे, मुझे कैसे पता चलेगा यार 1/4 आया है? सी, ये जो लेंथ है ना, ये लेंथ, दिस इज 1/4। स्टेप की जो हाइट है, ये स्टेप की जो हाइट है, दिस इज इक्वल्स टू 1/4। आगे देखो और क्लियर होगा। 2 से लेके 2 इंक्लूडेड अप अंटिल 3 दैट इज नॉट इंक्लूडेड, तो यहाँ ओपन इंटरवल आएगा। 2 से लेके 3 तक क्या वैल्यू मिल रही है, 3/4। तो ये जो स्टेप है इट इज 3/4। अब इसे तुम डेसिमल में कन्वर्ट करके चेक करोगे ना, इसकी लेंथ 3/4 ही आएगी। आगे देखो और देखो, 3 से लेके 3 इंक्लूडेड अप अंटिल 4 नॉट इंक्लूडेड। अगर a की वैल्यू इधर से कहीं है तो मुझे क्या आंसर मिल रहा है, व्हाट इज माई CDF, हाउ मच इज माई CDF, आई गेट इट 7/8। ये वैल्यू कितनी होगी, ये लेंथ, ये इस सीढ़ी की ये लेंथ कितनी होगी, दिस इज इक्वल टू 7/8। अब इधर देखो जरा, 4 से लेके अप अंटिल जहां तक भी चलता जा रहा है, ये स्टेप की लेंथ कितनी होगी, दिस विल बी इक्वल्स टू 1। ओके, सो कुछ भी नहीं था, हमें इस फंक्शन को देख के मैंने क्या पहचाना, इस ग्राफ को देख के मैं क्या क्या बता सकती हूँ, ए नेगेटिव नहीं हो सकता, पॉजिटिव में वो चलता जा रहा है, चलता जा रहा है। स्टेप की लेंथ कितनी है, जितना ये तुम्हारे यहाँ पे वैल्यूज आई है। ओके, क्लोज्ड इंटरवल ऐसे सर्कल को फिल कर दो, ओपन इंटरवल सर्कल को खाली छोड़ दो। क्लोज्ड इंटरवल ओपन इंटरवल का मीनिंग मैंने यहाँ पे बता दिया है। सो दैट्स इट फॉर द ग्राफ्स एंड द फंक्शन। इसके क्वेश्चंस तुम सिर्फ थ्योरी पढ़ के नहीं कर पाओगे, वी हैव अ सेपरेट सेगमेंट फॉर द क्वेश्चंस, सो डोंट वरी अबाउट दैट। ओके।